नमस्ते, किताबी जासूसों। नॉवेल एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम नॉवेल्स की कहानियों को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मसालेदार बॉलीवुड ट्विस्ट। रसीले प्लॉट, पागलपन भरी थ्योरीज और ढेर सारा मजा। अपने पॉपकॉर्न लाओ, सब्सक्राइब दबाओ और चलो कहानियों की रोलर कोस्टर राइड पर। कहानी शुरू होती है। अब अध्याय 1, सुपर रिच सिस्टम। राजवर्मा, चलो हमारा ब्रेकअप हो जाए। जय नारायण विश्वविद्यालय के खेल के मैदान के किनारे एक एकांत छोटे जंगल में साक्षी रॉय ने अपने बॉयफ्रेंड राजवर्मा से कहा। साक्षी, क्यों? मैंने क्या गलत किया? तुम इतनी बेरहम क्यों हो रही हो? राजवर्मा ने कुछ उत्तेजित होकर पूछा। वह और साक्षी रॉय हाई स्कूल के सहपाठी थे और वे अपने सीनियर वर्ष से एक जोड़े थे। हालांकि राजवर्मा का पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा नहीं था। वह सुंदर था, अच्छे से पढ़ाई करता था और एक मानक गर्मजोशी भरा लड़का था। हाई स्कूल के मासूम चरण में वह स्वाभाविक रूप से महिला सहपाठियों के लिए प्रशंसा का पात्र था। साक्षी रॉय भी कम नहीं थी, वह क्लास की सुंदरता थी। उसकी पढ़ाई राजवर्मा से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से शीर्ष स्तर की थी। जब वे पहली बार साथ आए तो उन्हें अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बार बार वादा किया कि वे कभी भी अपनी पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करेंगे और अगर उनके ग्रेड गिरे तो वे ब्रेकअप कर लेंगे, जिससे शिक्षकों ने उनकी रिश्ते पर आंख मूंद ली। और यह सच था। दोनों को राष्ट्रीय प्रमुख विश्वविद्यालय जय नारायण विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया, जिससे अनगिनत लोग जलन महसूस करने लगे। लेकिन राजवर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के 1 साल से भी कम समय बाद साक्षी रॉय उससे दूरी बनाने लगेगी और अब वह सीधे ब्रेकअप की मांग कर रही थी। वास्तव में इस सेमेस्टर की शुरुआत से ही उसने साक्षी रॉय में बदलाव देखा था। हर बार जब वे साथ होते थे, साक्षी विचलित रहती थी और उसने कई बार विभिन्न बहानों से डेट पर जाने से इनकार कर दिया था। एक शनिवार को उसने साक्षी को अपनी क्लास के एक प्लेबॉय के साथ कार में चढ़ते हुए देखा था, लेकिन वह खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद ये सिर्फ एक साधारण सहपाठी सभा थी। लेकिन आज साक्षी रॉय के ब्रेकअप के प्रस्ताव ने राजवर्मा के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया। राजवर्मा, चलो हम अच्छे से अलग हो जाएं और एक दूसरे के लिए एक खूबसूरत याद छोड़ दें, ठीक है? साक्षी, मुझे बताओ, क्या ये हर्ष जुनेजा की वजह से है? अगर हाँ तो साक्षी, हर्ष जुनेजा स्कूल में एक कुख्यात प्लेबॉय है। पिछले सेमेस्टर में उसने एक सहपाठी को गर्भवती कर दिया था, क्या तुम्हें नहीं पता? हर्ष ने मुझे समझाया। यह एक गलती थी जब सभी नशे में थे और वह लड़की ही थी जिसने शुरुआत की थी। बाद में उसने उस लड़की को मुआवजा भी दिया। साक्षी, उस पर भरोसा मत करो, वह तुमसे झूठ बोल रहा है। वह एक ही समय में कई अन्य लड़कियों के साथ भी डेटिंग कर रहा है। ठीक है राजवर्मा, मैं आज तुम्हें सिर्फ सूचित करने आई हूँ। कृपया मुझे अब और परेशान मत करो। अलविदा। साक्षी रॉय ने बोलना खत्म किया और मुड़कर जाने वाली थी, लेकिन उसे राजवर्मा ने पकड़ लिया। साक्षी, मेरी बात सुनो, हर्ष जुनेजा वास्तव में अच्छा इंसान नहीं है। उसके बहकावे में मत आना। क्या वह तुम्हें मजबूर कर रहा है? जरूर कर रहा होगा, मैं उससे बात करने जाऊंगा। साक्षी रॉय ने राजवर्मा का हाथ झटक दिया और कहा। राजवर्मा, खुद को धोखा देना बंद करो। हर्ष मुझे मजबूर नहीं कर रहा, मैं यह अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ग्रेजुएशन के बाद मुझे मेहनत करके पैसे कमाने होंगे, कर्ज लेकर घर और कार खरीदनी होगी और जीवन भर कर्ज का गुलाम बनना होगा। मैं अच्छा खाना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहती हूँ, समझे? क्या तुम मेरे पास ये बैग देख रहे हो? यह एलवी का नवीनतम मॉडल है, 10,000 से ज़्यादा का। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम इसे कभी नहीं खरीद पाओगे। हर्ष मुझे वह दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे सकते। लेकिन हर्ष जुनेजा सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, वह तुमसे शादी नहीं करेगा। उसने पहले ही कई लोगों को छोड़ दिया है। राजवर्मा अभी भी आखिरी कोशिश कर रहा था। ओह ओह ओह, राजवर्मा, लोगों की पीठ पीछे बुराई करना सही नहीं है। एक आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। डिजाइनर कपड़ों में सजा हर्ष जुनेजा आया और उसने साक्षी रॉय की कमर में हाथ डाल लिया। हर्ष, तुम आ गए। साक्षी रॉय एक छोटी चिड़िया की तरह हर्ष जुनेजा के पास सट गई। राजवर्मा ने हर्ष जुनेजा को तुरंत साक्षी रॉय की कमर में हाथ डालते और साक्षी को हर्ष पर झुकते देखा और उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। उसे पता था कि अब और कुछ कहना व्यर्थ होगा। एक बार जब एक महिला का मन बदल जाता है तो उसे वापस लाना मुश्किल होता है। वह उन दोनों को प्यार भरे अंदाज में एक दूसरे पर झुकते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने साक्षी रॉय से कहा। साक्षी रॉय, तुम्हें आज के इस फैसले पर देर सबेर पछतावा होगा। फिर वह जाने वाला था। रुको, हर्ष जुनेजा ने राजवर्मा को पुकारा। वह साक्षी रॉय की ओर मुड़ा और बोला, साक्षी, तुम पहले जाओ। मैं राजवर्मा से 2 मिनट बात कर लूंगा और फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हर्ष, चलो साथ चलते हैं। राजवर्मा और मेरा पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया है, अब और कुछ कहने को नहीं बचा।
चिंता मत करो, बस 2 शब्द हैं, इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर जल्दी करो, मैं स्कूल गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। साक्षी रॉय ने बोलना खत्म किया, दोनों को एक नज़र देखा और फिर चली गई। जो कहना है कहो। अगर तुम मुझे दिल टूटने की वजह से दयनीय हालत में देखना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम निराश होगे। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं, मैं राज वर्मा एक पेड़ पर लटकने वाला नहीं हूं। हालांकि राज वर्मा का दिल खून के आंसू रो रहा था, उसने जिद्दीपन से कहा। वह साक्षी रॉय के सामने अपना दिल टूटना और गरिमा की कमी दिखा सकता था, लेकिन हर्ष जुनेजा के सामने कभी नहीं। राज वर्मा, मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहता हूं। हर्ष जुनेजा ने बोलना खत्म किया और 2 कदम आगे बढ़कर राज वर्मा के कान में फुसफुसाया। साक्षी का फिगर वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि इतने समय साथ रहने के बाद तुम दोनों अभी भी। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। साक्षी अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने ताज होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक किया है। क्या तुम ताज होटल जानते हो? एक 8 सितारा होटल। तुम अपनी पूरी जिंदगी में वहां एक भोजन भी नहीं खरीद पाओगे। हर्ष जुनेजा ने बोलना खत्म किया, मुड़कर चला गया और चलते हुए जोर जोर से हंसा। हा हा हा। हर्ष जुनेजा के शब्द सुनकर राज वर्मा को चक्कर आ गया। वह और साक्षी रॉय 4 साल तक साथ रहे थे। उन पूरे 4 सालों में वे केवल हाथ पकड़ने और चुंबन तक ही पहुंचे थे। हर बार जब राज वर्मा सीमा पार करना चाहता था, साक्षी उसे रोक देती थी, कहती थी कि वह शादी तक सबसे अच्छा उसके लिए बचाकर रखना चाहती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि साक्षी हर्ष जुनेजा के साथ केवल कुछ दिनों में। इस पल में राज वर्मा ने अपने दिमाग में खून का उबाल महसूस किया, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसके मुंह से ताज़ा खून का एक फव्वारा निकला और फिर वह जमीन पर बेहोश हो गया। जब राज वर्मा फिर से जागा, वह स्कूल के अस्पताल में था। जैसे ही राज वर्मा उठने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। डिंग, सुपर प्रोडिगल सिस्टम बाइंड हो रहा है। 10%, 30%, 50%, 80%, 100%। सुपर प्रोडिगल सिस्टम बाइंडिंग पूर्ण। तुरंत बाद राज वर्मा के सामने एक पैनल प्रकट हुआ जो केवल वह देख सकता था। तारांकन होस्ट राज वर्मा। तारांकन। तारांकन बैलेंस 10 पद्म रुपये। तारांकन। तारांकन शारीरिक स्थिति 15 कमजोर। तारांकन। तारांकन। तारांकन मानसिक स्थिति 28 सामान्य। तारांकन। तारांकन। तारांकन कौशल स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए डिवाइन पावर पॉइंट्स की आवश्यकता है। तारांकन। तारांकन डिवाइन पावर पॉइंट्स 0। तारांकन। तारांकन। इससे पहले कि राज वर्मा पूरी तरह समझ पाता, उसके दिमाग में फिर से आवाज गूंजी। होस्ट राज वर्मा, सुपर प्रोडिगल सिस्टम में आपका स्वागत है। ये सिस्टम एक से एक विशेष बाइंडिंग सिस्टम है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यदि होस्ट की मृत्यु हो जाती है तो सिस्टम गायब हो जाएगा। होस्ट का बैलेंस वर्तमान दुनिया के प्रमुख बैंकों से बंधा हुआ है और इसे फिंगरप्रिंट, चेहरा पहचान या आंखों की स्कैनिंग के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सकता है। सिस्टम गेम प्ले। होस्ट राज वर्मा को हर 100 मिलियन रुपये खर्च करने के बाद एक डिवाइन पावर पॉइंट प्राप्त होगा। डिवाइन पावर पॉइंट्स का उपयोग शारीरिक स्थिति को बेहतर करने, समझ को बढ़ाने, कौशल जोड़ने और कौशल स्तरों को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 2, 8 सितारा होटल। राज वर्मा अभी भी तथाकथित सुपर प्रोडिगल सिस्टम की सत्यता पर विचार कर रहा था जब उसकी अस्पताल की कक्ष का दरवाजा खुला। एक 30 साल की खूबसूरत युवती सफ़ेद चिकित्सा वर्दी में अंदर आई। ये स्कूल अस्पताल की डॉक्टर थी, रिया मल्होत्रा, 32 साल की, कुछ सालों से शादीशुदा लेकिन बिना बच्चों के। उसका पति एक छोटी कंपनी का मालिक था। हालांकि अफवाह थी कि उसके और उसके पति के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और वे वर्तमान में तलाक की प्रक्रिया में थे। स्कूल में अफवाहें थीं कि उसके पति ने एक बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी हासिल करने के लिए उसे क्लाइंट्स के साथ शराब पीने के लिए कहा था और यहां तक कि उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया था ताकि वह विपक्षी कंपनी के मालिक के साथ रात बिता सके। हालांकि उसने इसे जल्दी ही फांसियां कर लिया, बाथरूम जाने का बहाना बनाकर स्कूल वापस भाग आई और तब से स्कूल में ही रह रही थी, कभी घर नहीं लौटी। वह वर्तमान में अपने पति से तलाक के लिए वकील की तलाश में थी। छात्र, अब तुम जाग गए हो तो जा सकते हो। वापस जाने पर खून को पोषण देने और ऊर्जा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ अधिक खाना याद रखना। तुम्हारी सेहत बहुत खराब है, इस तरह चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। चीज़ों के प्रति थोड़ा खुले दिमाग से रहने की कोशिश करो और अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से हावी न होने दे। रिया मल्होत्रा ने राज वर्मा को उसकी आंखें खोलते और बिस्तर पर लेटे देखकर कहा। धन्यवाद डॉक्टर रिया, मैं समझ गया। राज वर्मा उठा और डगमगाते हुए अस्पताल से बाहर निकला। उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। हाय, क्या आजकल के छात्र इतने समर्पित होते हैं? रिया मल्होत्रा ने आह भरी। फिर उसने अपने पति के बारे में सोचा। कॉलेज के दिनों में वह और उसका पति भी ऐसे ही पागलपन से प्यार में थे। फिर भी पिछले महीने उसने कंपनी के विकास के लिए चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया था, ऐसा काम किया।
अगर उसने इसे जल्दी नहीं पकड़ा होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। कैंपस में चलते हुए कई छात्रों ने राज वर्मा को देखकर उसकी ओर इशारा किया, क्योंकि वह प्रसिद्ध हो चुका था। जय नारायण विश्वविद्यालय में हर दिन कई जोड़े टूटते और बनते थे, लेकिन स्कूल के इतिहास में पहली बार किसी ने ब्रेकअप के कारण खून उल्टी करके और बेहोश होकर इतिहास रचा था। हर्ष जुनेजा के जानबूझकर प्रचार के साथ राज वर्मा आधे दिन में ही जय नारायण विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गया। हालांकि वर्तमान में राज वर्मा को ऐसी बातों की परवाह करने का मूड नहीं था। स्कूल गेट से बाहर निकलने के बाद राज वर्मा को थोड़ी प्यास लगी। वह स्कूल के बगल में स्वचालित पानी के डिस्पेंसर के पास गया, एक बोतल मिनरल वाटर खरीदने का इरादा लेकर। भुगतान करते समय राज वर्मा ने सहज रूप से अपने फ़ोन के बैलेंस का उपयोग करना चाहा, लेकिन फिर उसे अचानक सुपर प्रोडिगल सिस्टम याद आया, जिसे उसने अभी बाइंड किया था। राज वर्मा ने इसकी सत्यता का परीक्षण करने का फैसला किया, इसलिए उसने फिंगरप्रिंट भुगतान चुना। डिंग! सुपर प्रोडिगल सिस्टम ने 3 रुपये का भुगतान सफलतापूर्वक किया। स्वचालित पानी का डिस्पेंसर एक बोतल मिनरल वाटर निकाल दिया। ये वाकई काम करता है। राज वर्मा ने मिनरल वाटर की बोतल हाथ में पकड़कर खुद से बुदबुदाया। फिर राज वर्मा ने पैनल पर जानकारी देखी। होस्ट राज वर्मा, बैलेंस 9 पद 99 नील 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,997 रुपये। शारीरिक स्थिति 15 कमजोर। मानसिक स्थिति 28। कौशल स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए डिवाइन पावर पॉइंट्स की आवश्यकता है। डिवाइन पावर पॉइंट्स 0। हा। राज वर्मा अचानक जोर से हंस पड़ा। सुपर प्रोडिगल सिस्टम वास्तव में असली था। इसका मतलब था कि अब से वह दुनिया में सभी से ज़्यादा अमीर था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ भी नहीं था। फोर्ब्स सूची कुछ भी नहीं थी। तुम सभी मिलकर भी मेरे छुट्टे पैसे के बराबर नहीं हो। अब से मैं राज वर्मा एक अलग जीवन जीऊंगा। पिछले 20 साल बहुत दमघोंटू थे। अगले कुछ दशकों में मैं शानदार, स्वतंत्र और बेरोक-टोक जीवन जीना चाहता हूँ। जिन्होंने भी मुझे नीचा देखा, उन्हें मैं जोरदार तमाचा मारकर जवाब दूंगा। शांत होने के बाद राज वर्मा स्कूल के पास एक शानदार 8 सितारा होटल, ताज होटल, पहुंचा। पहले खाना खाने के लिए तैयार, क्योंकि उसे इतनी भूख लगी थी कि चलते समय उसे हल्का चक्कर आ रहा था। ये दिल्ली प्रांत का सबसे शानदार और सबसे महंगा होटल था। एक बार जब राज वर्मा और साक्षी रॉय वहां से गुजरे थे, साक्षी ने कहा था कि उसका सपना है कि वह वहां एक बार खाना खाए। महोदय, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जैसे ही राज वर्मा अंदर गया, एक लंबी गोरी त्वचा वाली वेट्रेस उसके पास आई। खाना खाने के लिए, राज वर्मा ने जवाब दिया। महोदय, आपके समूह में कितने लोग हैं? वेट्रेस ने विनम्रता से पूछा। बस मैं। तो कृपया इस तरफ आएं, महोदय। वेट्रेस ने उसे इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। राज वर्मा ने मूल रूप से सोचा था कि वेट्रेस उसे सीधे खाने के लिए ले जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे फ्रंट डेस्क पर ले गई। महोदय, क्या आपके पास मेंबरशिप कार्ड है? फ्रंट डेस्क पर खड़ी एक वेट्रेस ने पूछा। आसपास कई अन्य थीं। ये वेट्रेस फ्लाइट अटेंडेंट्स के बराबर थीं। लगभग सभी 1.7 मीटर से अधिक लंबी, गोरी त्वचा, सुंदर चेहरों और लंबे पैरों वाली। नहीं, राज वर्मा ने जवाब दिया। महोदय, मुझे खेद है, लेकिन यहाँ हमारा भोजन उच्च श्रेणी का है। सभी विदेश से आयातित, और जो उस दिन उपयोग नहीं होता उसे सीधे फेंक दिया जाता है ताकि पूर्ण ताजगी सुनिश्चित हो। इसलिए कीमतें बाहर की तुलना में बहुत अधिक होंगी। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो खाने के लिए एक निश्चित जमा राशि की आवश्यकता होती है। मेंबरशिप कार्ड के लिए आवेदन कैसे करूं? महोदय, हमारे होटल के मेंबरशिप कार्ड के लिए 10 लाख रुपये का टॉप अप आपको नियमित सदस्य बनाता है, 20 लाख रुपये आपको वरिष्ठ सदस्य बनाता है और 50 लाख रुपये आपको वीआईपी बनाता है। तो मेरे लिए भी एक ले लो। महोदय, आप कितना टॉप अप करना चाहेंगे? शुरुआत में 100 मिलियन से शुरू करते हैं। एक। महोदय, आपने कितना कहा? मुझे अभी ठीक से सुनाई नहीं दिया। फ्रंट डेस्क की वेट्रेस ने हकलाते हुए पूछा। मैंने कहा, मेरे लिए पहले 100 मिलियन टॉप अप करो। महोदय, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हमारी मैनेजर प्रीति चोपड़ा तुरंत यहाँ होंगी। फिर वेट्रेस ने एक वॉकी टॉकी निकाला और पुकारा, क्या मैनेजर प्रीति वहाँ हैं? कृपया लॉबी में आएं। उसे शायद लगा कि राज वर्मा यहाँ परेशानी करने आया है, क्योंकि राज वर्मा ऐसा नहीं दिखता था जो 100 मिलियन रुपये का मेंबरशिप कार्ड टॉप अप कर सकता हो, इसलिए उसने सीधे मैनेजर को बुला लिया। प्राप्त हुआ। वॉकी टॉकी से एक स्पष्ट आवाज आई। जल्द ही एक 20 साल की खूबसूरत महिला काले प्रोफेशनल स्कर्ट सूट में वहां आई। ये खूबसूरत मैनेजर हर पहलू में अन्य वेट्रेस से स्पष्ट रूप से एक स्तर ऊपर थी। वह वास्तव में अपने पद के लायक थी। क्या बात है? खूबसूरत मैनेजर फ्रंट डेस्क पर आए और पूछा। पहले वाली वेट्रेस ने चुपके से मैनेजर के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। महोदय, क्या आप ही वह हैं जो 100 मिलियन रुपये का मेंबरशिप कार्ड टॉप अप करना चाहते हैं?
खूबसूरत मैनेजर ने राज वर्मा से पूछा। हाँ, राज वर्मा ने जवाब दिया। क्या आप निश्चित रूप से 100 मिलियन टॉप अप करना चाहते हैं? हाँ महोदय, आप किस बैंक का उपयोग करना चाहेंगे? खूबसूरत मैनेजर ने पूछा, फ्रंट डेस्क कंप्यूटर को संचालित करते हुए। कोई भी चलेगा। और भुगतान का तरीका? फिंगरप्रिंट। ठीक है महोदय, कृपया राशि की पुष्टि करें, फिर कन्फर्म पर क्लिक करें और अपनी उंगली सेंसर पर रखें। खूबसूरत मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन को राज वर्मा की ओर मोड़ा ताकि वह राशि की जांच कर सके। राज वर्मा ने देखा, ये वास्तव में 100 मिलियन था। फिर उसने अपनी उंगली से कन्फर्म पर टैप किया और अपनी उंगली फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखी। 3 सेकंड बाद फ्रंट डेस्क से एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। ट्रांसफर सफल। 100 मिलियन रुपये की ट्रांसफर राशि सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। इस क्षण फ्रंट डेस्क पर मौजूद 6 या 7 लंबी वेट्रेस, मैनेजर प्रीति चोपड़ा सहित सभी ने एक साथ आश्चर्य से सांस ली। उनकी राज वर्मा की ओर देखने वाली नजरें तुरंत तिरस्कार से अत्यधिक प्रशंसा में बदल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे राज वर्मा को निगल लेना चाहती थीं। अध्याय 3। प्रीति चोपड़ा। प्रीति चोपड़ा इस 8 सितारा होटल में 3 साल से अधिक समय से लॉबी मैनेजर हैं। उन्होंने कई धनी लोगों को देखा है और कुछ ऐसे भी जिनकी संपत्ति अरबों में है, क्योंकि इस जगह पर आने वाले ज़्यादातर लोग काफ़ी समृद्ध होते हैं। हालांकि यहाँ के मेंबरशिप कार्ड रिफंडेबल हैं और कई बड़ी कंपनियां नियमित रूप से अपने क्लाइंट्स के लिए लाखों रुपये टॉप अप करती हैं, लेकिन सीधे 100 मिलियन जमा करना बिल्कुल पहली बार हुआ था। ऐसे व्यक्ति की संपत्ति निश्चित रूप से 10 अरब से अधिक होगी, वरना वे इस तरह से नहीं खेल सकते। जबकि फोर्ब्स सूची में सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाले शीर्ष हस्तियां शामिल हैं, प्रीति चोपड़ा को इस शकल के करीब आने के बाद ही एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत सारे गुप्त अरबपति हैं। फोर्ब्स शायद इसका 1% भी हिसाब नहीं रखता। ज़्यादातर धनी लोग बहुत ही सादगी भरे होते हैं और उनके सामने खड़ा ये सज्जन स्पष्ट रूप से उन गुप्त अरबपतियों में से एक है, और वह भी शीर्ष स्तर का। इतना युवा, वह निश्चित रूप से किसी गुप्त परिवार का सुपर रिच दूसरी पीढ़ी का होगा। वास्तव में जब प्रीति चोपड़ा ने पहली बार राज वर्मा को देखा तो उन्होंने उसे तुच्छ समझा। उसका पूरा पहनावा शायद 200 रुपये से कम का था, और ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। जब उन्होंने फ्रंट डेस्क से सुना कि राज वर्मा 100 मिलियन रुपये का मेंबरशिप कार्ड जमा करना चाहता है, तो प्रीति चोपड़ा ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि राज वर्मा निश्चित रूप से वहां उनका मजाक उड़ाने आया है। हालांकि अपनी पेशेवर ईमानदारी के कारण उन्होंने फिर भी राज वर्मा से सावधानीपूर्वक पूछताछ की और उसके लिए भुगतान सक्षम किया। वह ये भी सोच रही थी कि अगर भुगतान विफल हो गया तो राज वर्मा का क्या रिएक्शन होगा, और वह सिक्योरिटी को बुलाने के लिए तैयार थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भुगतान सफल हो गया। ये वास्तव में दिखाता है कि किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। उच्च समाज के साथ पहले से ही संपर्क होने के कारण प्रीति चोपड़ा उस स्तर के लिए तरसती थी और उस शकल में प्रवेश करने का सपना देखती थी। हालांकि कई नवधन्य लोगों ने उनके प्रति रुचि दिखाई थी, प्रीति चोपड़ा को उन मोटे सिर और बड़े कानों वाले लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं थी। उनमें से ज़्यादातर केवल उनके शरीर को चाहते थे, और उनकी समझ के अनुसार जिन्होंने उनसे संकेत दिए थे वे सभी सही मायने में धनी नहीं थे, वे सभी बस आधे अधूरे छद्म धनी थे। उनकी आशा थी कि वे सच्चे अभिजात वर्ग का पक्ष प्राप्त करें, जो आमतौर पर बहुत सादगी भरे होते हैं। उनके सामने खड़ा ये युवक स्पष्ट रूप से उनमें से एक राजा था, जिसने खाने के कार्ड में 100 मिलियन रुपये टॉप अप कर दिए बिना पलक झपकाए। ये व्यक्ति उनकी शर्तों से पूरी तरह मेल खाता था, युवा, धनी और सादगी भरा। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस बड़े पेड़ से चिपकना होगा। यह उनके भाग्य को बदलने का सबसे अच्छा मौका था, और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं चूक सकती थीं। उन्हें अपनी शर्तों पर पूर्ण विश्वास था। इस बीच फ्रंट डेस्क की कर्मचारी, जिसने अभी इंटरकॉम के जरिए मैनेजर को बुलाया था, अब उसे इस बात का गहरा पछतावा हो रहा था। अगर उसने राज वर्मा के अनुरोध को सीधे संसाधित किया होता तो वह बिजनेस वॉल्यूम उसका होता, लेकिन मैनेजर को बुलाने के बाद उसे केवल एक छोटा हिस्सा मिलेगा। प्रीति चोपड़ा ने अपनी संयमता हासिल की और राज वर्मा से कहा, महोदय, कृपया मुझे अपना पहचान पत्र दिखाएं और मैं आपका मेंबरशिप कार्ड संसाधित कर दूंगी। राज वर्मा ने अपना पहचान पत्र प्रीति चोपड़ा को सौंप दिया। उन्होंने वास्तव में पहले ही उनकी औपचारिकता को नोटिस कर लिया था। उन्होंने तो पहचान पत्र भी नहीं मांगा था, वे मेंबरशिप कार्ड कैसे संसाधित कर सकती थीं। ट्रांसफर सफल होने के बाद ही उन्होंने पहचान पत्र मांगा, स्पष्ट रूप से यह विश्वास नहीं करते हुए कि वह वास्तव में 100 मिलियन जमा करने का इरादा रखता है। हालांकि राज वर्मा को इसकी परवाह नहीं थी। पिछले 20 सालों में उन्हें बहुत सारी तिरस्कार भरी नज़रें मिली थीं, और दूसरा पक्ष फिर भी विनम्र था। दूसरी जगहों पर शायद उसे बहुत पहले सिक्योरिटी द्वारा बाहर फेंक दिया गया होता। मैं पास के जय नारायण विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज से मैं यहाँ तीनों समय का भोजन करूँगा। कृपया मेरे लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के खाने के मानकों के अनुसार सबसे अच्छी सामग्री तैयार करें। अगर मैं किसी कारण से नहीं आ पाऊँ तो उसे फेंक दें और अगला भोजन हमेशा की तरह तैयार करें।
जैसे ही राज वर्मा ने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। अगर यहाँ तीनों समय के भोजन के लिए सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग किया गया, तो एक व्यक्ति के लिए भी यह शायद रोजाना लाखों रुपये खर्च करेगा। अगर वह नहीं आता तो बस फेंक देना, ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। इसे अब केवल धनी कहना पर्याप्त नहीं है, ये तो बस ईश्वरीय धन है। इसके अलावा दूसरा पक्ष जय नारायण विश्वविद्यालय का छात्र है। इतनी कम उम्र में इतना धनी होना, ये तो पौराणिक शीर्ष स्तर का लंबा, धनी और सुंदर है। सभी ने राज वर्मा को तारों भरी आंखों से देखा, सभी उससे चिपकना चाहते थे, भले ही इसके लिए थोड़ा बलिदान करना पड़े। उनकी आकांक्षा ऐसी शीर्ष स्तर की धनी परिवार में शादी करने की नहीं थी, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा भी संबंध होने से अनंत लाभ मिल सकते थे। इस पल में राज वर्मा के एक संकेत मात्र से ये लोग शायद उसके बिस्तर में कतार लगाने को तैयार हो जाते। ठीक है श्रीमान राज, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। मेंबरशिप कार्ड संसाधित होने के बाद राज वर्मा को एक शानदार निजी कमरे में ले जाया गया। श्रीमान राज, ये हमारे होटल का सबसे अच्छा निजी कमरा है। आपके व्यंजन जल्द ही परोसे जाएंगे। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप पहले मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करूंगी। प्रीति चोपड़ा ने बोलना खत्म किया और राज वर्मा को अपना निजी बिजनेस कार्ड सौंप दिया, जो होटल द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने खुद छपवाया था और केवल उन लोगों को दिया जाता था जो उनके मानकों को पूरा करते थे। राज वर्मा ने प्रीति चोपड़ा का बिजनेस कार्ड लिया। जब वह उसे कार्ड सौंप रही थी, प्रीति चोपड़ा ने जानबूझकर या अनजाने में अपनी गोरी पतली उंगली को राज वर्मा के हाथ पर छुआ, जिससे उसे एक झटका सा महसूस हुआ। कितने नर्म हाथ, यह महिला बहुत मोहक है, वास्तव में एक जादूगरनी, राज वर्मा ने मन ही मन सोचा। जल्द ही एक टेबल भर व्यंजन परोस दिए गए। विश्व स्तर की शीर्ष सामग्री जैसे लॉबस्टर, एबालोन, किंग क्रैब, शार्क फिन, बर्ड्स नेस्ट, जापानी टोमाहॉक स्टेक, फ्रेंच फोई ग्रास, स्पेनिश हैम और कैवियार सभी उपलब्ध थे। हर व्यंजन बहुत आकर्षक और भूख बढ़ाने वाला लग रहा था। 1983 का एक बोतल लाफिट भी था। इस पूरी टेबल के व्यंजनों की कीमत शायद 1 मिलियन से अधिक होगी, और राज वर्मा इतना नहीं खा सकता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब वह वास्तव में इतना गरीब था कि उसके पास केवल पैसा बचा था। अगर वह नहीं खा सकता था तो वह उसे फेंक देगा। उसके पास पैसा था। राज वर्मा ने प्रत्येक व्यंजन का एक कौर चखा। जैसा कि एक 8 सितारा होटल से अपेक्षित था, ये रंग, सुगंध और स्वाद में एकदम सही था। श्रीमान राज, स्वाद कैसा है? क्या आप संतुष्ट हैं? प्रीति चोपड़ा ने राज वर्मा के पीछे झुककर पूछा, थोड़ा सा झुकते हुए। इतने करीब होने के कारण राज वर्मा को प्रीति चोपड़ा की गर्म सांस अपनी गर्दन के पीछे महसूस हो रही थी, जो बहुत आरामदायक थी। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, जैसा कि एक भव्य होटल से अपेक्षित था, ये रंग, सुगंध और स्वाद में एकदम सही है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस श्रीमान राज संतुष्ट हों। कृपया अपने भोजन का आनंद लें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके भोजन में खलल नहीं डालूंगी। प्रीति चोपड़ा को लगा कि यह काफ़ी था और वह जाने की तैयारी करने लगी। प्रीति जी, देखिए, मैं अकेले इतने सारे व्यंजन नहीं खा सकता, और इतनी शानदार सामग्री बिना किसी खूबसूरत महिला के साथ अधूरी लगती है। क्या आप मेरे साथ भोजन करके मुझे सम्मान देंगी? राज वर्मा ने पूछा। राज वर्मा को वास्तव में प्रीति चोपड़ा बहुत आकर्षक लगी। उनकी कदकाठी और चेहरा दोनों ही शीर्ष स्तर के थे, और उनकी पोशाक उनकी खूबियों को और निखार रही थी। उनकी खुशबू भी पुरुष हार्मोन्स को उत्तेजित कर रही थी, और उनके अक्सर अनजाने हाव भाव उसे उत्साह से भर रहे थे। ऐसी सुंदरता के साथ भोजन करना निश्चित रूप से एक आनंद होगा। ये, श्रीमान राज, क्या यह उचित नहीं है? और मैं अभी काम कर रही हूँ, प्रीति चोपड़ा ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। वह वास्तव में राज वर्मा के साथ खाना खाना चाहती थी। उनके रिश्ते को गहरा करने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था, और लॉबी मैनेजर होने के बावजूद उन्होंने इस टेबल पर मौजूद कई शीर्ष स्तर की सामग्री का स्वाद नहीं चखा था। हालांकि वह समझती थी कि एक महिला को कुछ संयम रखना चाहिए। मायावी और सूक्ष्म रूप से आकर्षक होना सबसे अच्छा प्रलोभन है। पूरी तरह नग्न महिला कभी भी अर्धपारदर्शी पोशाक पहने महिला जितनी मोहक नहीं होती। काम के घंटे केवल एक बहाना था। इस स्तर के वीआईपी के साथ समय बिताना केवल उनके बॉस से प्रशंसा ही दिलाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया, केवल इतना कहा कि यह उचित नहीं है। इस तरह का जवाब राज वर्मा की प्रतिस्पर्धी भावना को और भड़काने की संभावना थी। जैसा कि अपेक्षित था, राज वर्मा बोला, इसमें क्या अनुचित है? अगर आपके बॉस ने आपको परेशान किया तो बस मुझे बताएं, मैं उससे बात करूंगा। अगर नहीं तो मैं इस होटल को खरीद लूंगा और आपको बॉस बना दूंगा, राज वर्मा ने भव्य ढंग से कहा। तो फिर यह नम्र महिला सम्मानपूर्वक आज्ञा मान लेगी। प्रीति चोपड़ा ने अब और संकोच नहीं किया और सीधे बैठकर राज वर्मा के लिए वाइन खोली। अगर वह और बहाने बनाती तो शायद उसे गुस्सा आ जाता, और उसे समय का प्रबंधन पूरी तरह से करना था।
जहां तक राज वर्मा के पहले के उस बयान की बात है कि वह होटल खरीदकर उसे बॉस बनाएगा, वह बस मुस्कुरा दी। मजाक की बात छोड़ दें, इस होटल को खरीदने में कम से कम 150 अरब रुपये लगेंगे। हालांकि वह राज वर्मा को बहुत उच्च मानती थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि उसके पास इतनी वित्तीय शक्ति है। बेशक वह केवल यह मानती थी कि राज वर्मा के पास ये शक्ति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं था कि राज वर्मा के पीछे का परिवार इस शक्ति से रहित है। आजकल कई लोगों की संपत्ति अरबों, दसियों अरबों या यहाँ तक कि सैकड़ों अरबों में है, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा स्टॉक्स जैसे आभासी संपत्तियों में है। बहुत कम लोग वास्तव में दसियों अरबों नकद में निकाल सकते हैं, वे ही सच्चे अभिजात वर्ग हैं। अगर राज वर्मा ने वास्तव में ताज होटल खरीद लिया और उसे बॉस बना दिया, तो वह निश्चित रूप से राज वर्मा के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके लिए मरने को भी तैयार होगी। राज वर्मा को इस समय प्रीति चोपड़ा के विचारों का पता नहीं था, वरना वह वास्तव में इसे सीधे खरीद लेता। क्या बड़ी बात थी, 150 अरब की बात छोड़ दें, वह 300 अरब में भी खरीद लेता। दोनों ने हंसते बोलते इस भव्य भोजन को समाप्त किया। अध्याय 4, जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन। भोजन समाप्त करने के बाद राज वर्मा 8 सितारा होटल से बाहर निकला। होटल के प्रवेश द्वार की ओर पीछे मुड़कर देखने पर प्रीति चोपड़ा और कई कर्मचारी उसे विदा करते हुए झुक रहे थे। राज वर्मा को लगा जैसे दुनिया अचानक बहुत सुंदर हो गई हो। साक्षी रॉय क्या थी, अगर अब ये भाई चाहे तो वह 3000 सुंदरियों का हरम भी बना सकता है। अब आगे क्या? बेशक एक घर खरीदना। राज वर्मा लंबे समय से स्कूल के छात्रावास से बाहर निकलना चाहता था। 4 लोगों के कमरे में अब केवल 2 लोग रहते थे, क्योंकि बाकी 2 की गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने बाहर किराए पर जगह ले ली थी। और जो एक बच्चा था, उसने सुना था कि वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंभीर हो रहा था और बाहर जाने की योजना बना रहा था। राज वर्मा ने मूल रूप से साक्षी रॉय के साथ एक जगह किराए पर लेने पर विचार किया था, लेकिन उसने दृढ़ता से मना कर दिया था। साक्षी रॉय के हर्ष जुनेजा के साथ केवल कुछ दिनों में सोने की सोच ने राज वर्मा के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ा दी। कमबख्त, मुझे उस समय उसे जबरदस्ती करना चाहिए था। अब अच्छा हुआ, उस बदबूदार हर्ष जुनेजा को सस्ते में फायदा मिल गया, राज वर्मा ने चुपके से कोसा। तभी राज वर्मा का पुराना सेकंड हैंड फोन बजा। राज वर्मा ने इसे उठाया और देखा कि यह उसके रूममेट रजत पांडे का फोन था। हालांकि वह बाहर चला गया था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेशर्मी भरी जिंदगी जी रहा था। वे 1 साल से अधिक समय तक साथ रहे थे, इसलिए उनका रिश्ता अभी भी अच्छा था। इसके अलावा स्कूल की आवास फीस ट्यूशन से जुड़ी थी, इसलिए भले ही वे स्कूल में न रहें, आवास फीस अभी भी चुकानी पड़ती थी। इसलिए कोई और वहां रहने नहीं आया और वे कभी कभी छात्रावास में कुछ राउंड गेम खेलने के लिए लौट आते थे। राज वर्मा ने कॉल का जवाब दिया। डॉन्ग जी, तुम कहाँ हो? हम तीनों अभी अस्पताल में हैं। डॉक्टर रिया ने कहा कि तुम पहले ही चले गए हो। हमने तुम्हारी स्थिति के बारे में सुना। कृपया कोई मूर्खता मत करना। चीज़ों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो, पुराना गया, नया आएगा। एक बार जब तुम बेहतर महसूस करो, हम एक साथ मिलकर एक गेट टुगेदर आयोजित करेंगे और तुम्हें कोई बेहतर ढूंढने में मदद करेंगे। रजत पांडे की चिंतित आवाज फोन से आई। राज वर्मा को कुछ सुकून महसूस हुआ और उसने कहा, रजत, तुम क्या सोच रहे हो? मैं भला कोई मूर्खता कैसे कर सकता हूँ? मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। क्या तुम वाकई ठीक हो? वाकई, मैं ठीक हूँ। तो मुझे बताओ, तुम अभी कहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढने आएंगे। नहीं, मैं पहले ही घर चला गया हूँ। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से 2-3 दिन में वापस आऊँगा। सचमुच? बिल्कुल सच। घर वापस जाकर आराम करना अच्छा है। अपने प्यार करने वाले परिवार और हम भाइयों के बारे में और सोचो। ठीक है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तारांकन जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन। तारांकन। यहाँ के घर दिल्ली प्रांत में सबसे महंगे हैं। औसत कीमत 200,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से शुरू होती है। बेशक यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी सबसे अच्छी है। पूरा जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें केवल एक निकास है और 3 तरफ नदी है। नज़ारा वर्णन से परे है। यहाँ केवल 6 इमारतें हैं, प्रत्येक में 38 मंजिलें हैं। सबसे छोटा यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक का है और सबसे बड़ा 1000 वर्ग मीटर से अधिक का है। ये धनिकों का सच्चा जमावड़ा है। पार्किंग लॉट में केवल लग्जरी कारें भरी हैं। 10 लाख रुपये से कम की कारें यहाँ ड्राइव करने में शर्मिंदगी महसूस करेंगी। राज वर्मा जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन के सेल्स ऑफिस पहुंचा। सेल्स ऑफिस हॉल में प्रवेश करते ही यह कुछ हद तक खाली दिखाई दिया। केवल 5 या 6 सेल्सवुमन 2-3 के समूह में बैठकर बातें कर रही थीं। राज वर्मा को अंदर आते देख एक भी आगे आने को तैयार नहीं थी। जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन 3 साल से बाजार में था, लेकिन घर अभी तक पूरी तरह बिके नहीं थे। वे बस बहुत महंगे थे। एक छोटा यूनिट आसानी से कई करोड़ रुपए का हो सकता था, जो हर कोई वहन नहीं कर सकता था।
जब ये पहली बार खुला था तब काफ़ी लोग घर देखने और खरीदने आए थे। 2 साल बाद जो इसे वहन कर सकते थे उन्होंने खरीद लिया और जो नहीं कर सकते थे वे अभी भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जब सेल्स ऑफिस पहली बार खुला था तब की ज़्यादातर कर्मचारी पहले ही जा चुकी थीं और कई सेल्सवुमन लाखों रुपए लेकर चली गई थीं। आखिरकार कई करोड़ या यहाँ तक कि सैकड़ों करोड़ की कीमत वाला घर बेचने का मतलब था कि कमीशन से ही भारी धनराशि आ सकती थी। उस समय कमीशन केवल 2/1000 था, लेकिन अब नई भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए कमीशन 1% तक बढ़ गया है। फिर भी एक साल में 2 यूनिट बेचना मुश्किल है। यहाँ कई लोग केवल मूल वेतन के लिए काम कर रहे हैं। राज वर्मा को अंदर आते देख उन्होंने तुरंत उसके पहनावे से जान लिया कि वह घर खरीदने नहीं आया है, इसलिए सभी अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त रहे। राज वर्मा को नज़रअंदाज करने का कोई इरादा नहीं था। राज वर्मा को इस पल में कुछ असहजता महसूस हुई। बातचीत कर रहे लोग स्पष्ट रूप से उससे परेशान नहीं होना चाहते थे और फ्रंट डेस्क पर भी कोई नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि किससे पूछे। हालांकि राज वर्मा के 2-3 मिनट खड़े रहने के बाद एक लगभग 26 या 27 साल की युवती सेल्स ऑफिस के रेस्ट रूम से बाहर आई। काव्या सिंह ने पिछले महीने जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन में घर बेचना शुरू किया था। उसके चाचा को रिश्तों का उपयोग करना पड़ा और 10,000 रुपये का उपहार देना पड़ा ताकि उसे यह नौकरी मिल सके। वह एक छोटे शहर से आई थी और मूल रूप से सोचती थी कि इतने उच्च स्तरीय स्थान पर घर बेचकर वह निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएगी। अप्रत्याशित रूप से 1 महीने से अधिक समय तक उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला था। 1 महीने से अधिक समय में घर देखने आए लोगों की संख्या 2 हाथों की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। जैसे ही वे अंदर आते पुराने कर्मचारी तुरंत उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते, जिससे उसे कोई मौका नहीं मिलता। इसके अलावा 1 महीने से अधिक समय में पूरे जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन में एक भी घर नहीं बिका था। आज जब वह रेस्ट रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक युवक जो उसकी उम्र का था हॉल में खड़ा था। पुराने कर्मचारियों को उसे अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह उसके पास गई। महोदय, क्या आप घर देखने आए हैं? काव्या सिंह ने राज वर्मा के पास पहुंचकर पूछा। हाँ, राज वर्मा ने जवाब दिया। काव्या सिंह का दिल खुशी से फूल गया। आखिरकार उसे एक ग्राहक को घर दिखाने का मौका मिला था। तो महोदय, आप किस प्रकार का यूनिट ढूंढ रहे हैं? आपके पास यहाँ किस प्रकार के यूनिट हैं? काव्या सिंह ने राज वर्मा को यूनिट्स की एक लंबी सूची बताई। यहाँ ज़्यादा यूनिट बचे नहीं थे, इसलिए राज वर्मा के पास सीमित विकल्प थे। अंत में राज वर्मा ने बिल्डिंग 3 की 22वीं मंजिल पर 500 वर्ग मीटर का एक बड़ा फ्लैट चुना। काव्या सिंह ने फ्रंट डेस्क से चाबियां लीं और दोनों घर देखने गए। जैसे ही वे गए हॉल में चर्चाएं शुरू हो गईं। वह घर देखने आया है, उसके कपड़े देखो, सारे सड़क के स्टॉल से लिए हुए हैं। वह स्पष्ट रूप से एक हारा हुआ है। क्या उसे पता भी है कि यह कैसी जगह है? बिल्कुल, 1 वर्ग मीटर उसके पूरे जीवन की मेहनत के लिए काफ़ी है। केवल काव्या सिंह जैसी नौसिखिया ही उसे देखने ले जाएगी। क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? वह शायद गांव से आया है और उसे यहाँ की घर की कीमतों का अंदाजा नहीं है। जब उसे पता चलेगा वह डर के मारे बेसुध हो जाएगा। हाँ, चलो इंतजार करते हैं जब तक वह चुन ले, फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। 2 घंटे बाद राज वर्मा और काव्या सिंह सेल्स हॉल में वापस आए। वे हॉल के किनारे की कुर्सियों पर बैठे और काव्या सिंह ने राज वर्मा के लिए एक कप चाय बनाई। श्रीमान राज, क्या आप जो देखकर आए उससे संतुष्ट हैं? काव्या सिंह ने राज वर्मा के सामने बैठकर पूछा। पूरी तरह संतुष्ट नहीं। बिल्डिंग 3 की लोकेशन विशेष रूप से अच्छी नहीं है। क्या बिल्डिंग 1 में कोई यूनिट बचा है? राज वर्मा को लगा कि बिल्डिंग 1 की लोकेशन सबसे अच्छी थी। चूंकि वह खरीद रहा था और पैसे की कमी नहीं थी, वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा खरीदेगा। श्रीमान राज, कृपया एक क्षण रुकें, मैं आपके लिए जांच करती हूँ। काव्या सिंह ने अपना टैबलेट उठाया और राज वर्मा के लिए खोजने लगी। श्रीमान राज, क्योंकि बिल्डिंग 1 की लोकेशन बेहतर है, वहाँ केवल 1 यूनिट बचा है। ये यूनिट सबसे ऊपरी मंजिल पर है और एक बड़ा डुप्लेक्स फ्लैट है जो बिल्डिंग 1 की 37वीं और 38वीं मंजिल पर है। ये बिल्डिंग 1 का बिल्डिंग किंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1300 वर्ग मीटर है और कीमत थोड़ी अधिक है। मैं अभी भी आपको इसे चुनने की सलाह नहीं देती। ओह, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? राज वर्मा ने कीमत भी नहीं पूछी, सीधे घर देखना चाहा। आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, चलो पहले इसे देख लेते हैं। राज वर्मा ने बीच में ही रोक दिया। काव्या सिंह ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ठीक है श्रीमान राज, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं चाबियां ले आती हूँ। जब काव्या सिंह चाबियां लेकर लौटी और दोनों घर देखने जाने वाले थे, तभी 30 साल की एक अनुभवी सेल्सवुमन, जो अभी भी आकर्षक थी, ने कुछ दूरी से बोलना शुरू किया। छोटी, क्या तुम दोनों बिल्डिंग 1 का बिल्डिंग किंग देखने जा रहे हो? वह इतनी करीब थी कि उनकी बातचीत सुन सकती थी। हाँ, सिस्टर लता। छोटी, ये सिस्टर लता तुम्हें डांट नहीं रही है, लेकिन यहाँ के घर हर किसी के लिए देखने के लिए नहीं है, खासकर बिल्डिंग 1 का बिल्डिंग किंग।
इसका इंटीरियर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगर कुछ नुकसान हो गया तो इसे कौन चुका सकता है? सिस्टर लता, मैं सावधान रहूंगी। छोटी, तुमने अभी शुरू किया है, तुम्हें इस व्यवसाय की गहराई नहीं समझी। हमारे काम में तुम्हें अच्छी नज़र रखनी पड़ती है। उसे देखो, क्या वह ऐसा लगता है जो यहाँ घर खरीद सकता है? सिस्टर लता ने बिना किसी संकोच के राज वर्मा की ओर इशारा किया। सिस्टर लता, मुझे विश्वास है कि श्रीमान राज वैसा व्यक्ति नहीं है। हाय, चूंकि तुम सिस्टर लता की बात नहीं सुन रही हो, तो जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन बाहर आने के बाद फर्श को अच्छे से साफ करना और एक भी निशान नहीं छोड़ना, समझी? समझ गई सिस्टर लता। काव्या सिंह ने बोलना खत्म किया और राज वर्मा को सीधे बिल्डिंग 1 की सबसे ऊपरी मंजिल पर बिल्डिंग किंग दिखाने ले गई। तारांकन अध्याय 5, बिल्डिंग नंबर 1। जैसे ही वह अंदर गया, राजवर्मा दंग रह गया। ये वास्तव में सबसे शानदार यूनिट के रूप में अपनी ख्याति के अनुरूप था, जिसमें अत्यधिक भव्य सजावट थी। राजवर्मा 3 मीटर ऊंची, 10 मीटर लंबी फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास गया, सामने के नज़ारे को देखते हुए, और उसे शिखर पर खड़े होने, सभी पहाड़ों को छोटा दिखने का एहसास हुआ। श्रीमान राज, ये बिल्डिंग 1 का पेंट हाउस है। आपके सामने की फ्लोर टू सीलिंग खिड़की आयातित बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी है, 10 सेंटीमीटर मोटी। यहाँ तक कि सामान्य मिसाइलें भी इसे नहीं तोड़ सकती, और इसकी पारदर्शिता अत्यधिक उच्च है, जो सूरज की रोशनी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। इस एकमात्र खिड़की की कीमत 1 करोड़ से अधिक है, और आपके सिर के ऊपर का भव्य झूमर फ्रांस से आयातित है और ये 10 से अधिक रंगों में बदल सकता है। ये रसोई घर है, ये शयन कक्ष है, यह अध्ययन कक्ष है, ये वाइन सेलर है, ये शौचालय है, ये स्वागत कक्ष है, यह मनोरंजन कक्ष है। फिर दोनों 28वीं मंजिल पर गए। यहाँ एक इंडोर स्विमिंग पूल है। पानी को हर सुबह नियमित रूप से बदला जा सकता है, और यह शुद्ध कीटाणुरहित पानी है जिसे आप सीधे पी सकते हैं। काव्या सिंह ने बोलना खत्म किया और उसने अपने हाथ से थोड़ा पानी लिया और उसे अपने मुंह तक लाकर एक घूंट पिया, ताकि राजवर्मा को लगे कि पानी बहुत साफ है। दौरा करने में 1 और घंटा बीत गया। जब वे घर देखने के बाद बाहर निकले तो काव्या सिंह ने राजवर्मा से कहा, श्रीमान राज, कृपया सेल्स ऑफिस में वापस जाकर आराम करें। मैं फर्श पोंछने के बाद तुरंत वहां आती हूँ। फिर काव्या सिंह ने एक तौलिया लिया, फर्श पोंछने की तैयारी करने लगी। पोंछने की जरूरत नहीं है, मैं ये घर ले लूंगा। राजवर्मा के शब्द सुनकर काव्या सिंह का हाथ कांप गया। श्रीमान राज, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि पोंछने की जरूरत नहीं है, मैं ये घर ले लूंगा। सचमुच? बिल्कुल, राजवर्मा ने निश्चितता के साथ जवाब दिया। धन्यवाद श्रीमान राज, क्या हम अब औपचारिकताएं पूरी करें? काव्या सिंह ने उत्साह से पूछा। ठीक है। दोनों सेल्स ऑफिस वापस लौटे। पूरे रास्ते काव्या सिंह को कुछ अवास्तविक सा लगा। राजवर्मा वास्तव में ये घर खरीदने जा रहा था। उसने अभी गणना की थी कि इस घर की कुल कीमत 398 मिलियन थी और उसका कमीशन 3.98 मिलियन होगा। उसने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। इस पैसे से वह अपने छोटे से गृहनगर में 10 घर खरीद सकती थी। वास्तव में केवल काव्या सिंह जैसी, जो छोटे स्थान से आई थी और उद्योग में नहीं थी, ही राजवर्मा के शब्दों पर इतनी आसानी से विश्वास करती। अगर कोई और होता तो वे नहीं मानते कि राजवर्मा ये घर खरीदेगा। एक गरीब दिखने वाला लड़का 400 मिलियन में घर खरीदने के लिए, वे इसे मरने तक नहीं मानते। बेशक वे राजवर्मा को देखने भी नहीं ले जाते। सेल्स ऑफिस वापस लौटने के बाद काव्या सिंह ने अनुबंध तैयार करने में व्यस्त हो गई और मैनेजर को बुलाया, जो फिर वित्त विभाग के साथ जल्दी से वहां पहुंचा। जब तक सब कुछ सौंप दिया गया तब तक शाम हो चुकी थी, लेकिन सेल्स ऑफिस का कोई भी कर्मचारी नहीं गया था। उन्हें विश्वास करना मुश्किल था कि काव्या सिंह ने वास्तव में बिल्डिंग 1 का पेंट हाउस बेच दिया था। भुगतान होने के बाद ही उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा, और साथ ही उनके दिल खून के आंसू रो रहे थे। 4 मिलियन, ये 4 मिलियन था। अभी कुछ देर पहले राजवर्मा लॉबी में कुछ मिनटों तक खड़ा रहा था और कोई भी उसे अभिवादन करने नहीं गया था। अगर कोई गया होता तो वह 4 मिलियन उनका होता। उस महिला ने, जिसका नाम सिस्टर लता था, मन ही मन चाहा कि वह खुद को 2 थप्पड़ मार ले। 4 मिलियन। पिछले साल 800,000 के घर को बेचने के लिए उसे एक मोटे पेट वाले धनी व्यक्ति के साथ 1 महीने तक रहना पड़ा था ताकि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सके। 800,000 कमाने के लिए उसे पूरे महीने घृणा सहनी पड़ी, जबकि काव्या सिंह ने आधे दिन में 4 मिलियन कमा लिए। इससे उसे खून उलटने जैसा महसूस हुआ। राजवर्मा ने जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन छोड़ा और फिर से प्रीति चोपड़ा को फ़ोन किया। उन्होंने एक होटल में रात का खाना खाया और फिर उसने 10,000 रुपये से अधिक में एक नया फ़ोन खरीदा। अपने पुराने सेकंड हैंड फ़ोन को सीधे कचरे में फेंक दिया। जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर वापस लौटकर, यह अब राजवर्मा का घर था और वह संभवतः लंबे समय तक यहाँ रहेगा। उसने अपने विश्वविद्यालय के सलाहकार को फ़ोन किया और कुछ दिनों की बीमारी की छुट्टी ली।
स्कूल में राज वर्मा के खून उलटने और बेहोश होने की खबर फैल चुकी थी और उसके सलाहकार को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था, इसलिए उन्होंने राज वर्मा के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कीं। राज वर्मा अगले 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाना चाहता था। अगर वह वापस गया तो कई लोग निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाएंगे। कल तक इंतजार करो, मैं एक लग्जरी कार खरीदूंगा, फिर उसे सीधे स्कूल ले जाऊंगा। देखते हैं कौन मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत करता है। साक्षी रॉय, तुमने 10,000 से अधिक की कीमत वाले बैग के लिए हमारे 3 साल के रिश्ते को छोड़ दिया। जब मैं लाखों या करोड़ों की कीमत वाली कार स्कूल ले जाऊंगा, देखते हैं क्या तुम्हें पछतावा होता है, कमबख्त। आयातित चमड़े के सोफे पर लेटकर राज वर्मा को लगा कि अमीरों का जीवन बस बहुत आरामदायक था। राज वर्मा ने अपने सामने के पैनल को देखा। होस्ट राज वर्मा, बेलेस 9 पद 99 नील 99 खरब 99 अरब 50 करोड़ 19,86,412 रुपये। शारीरिक स्थिति 15 कमजोर, मानसिक स्थिति 28 सामान्य। कौशल स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए डिवाइन पावर पॉइंट्स की आवश्यकता है। डिवाइन पावर पॉइंट्स 4। शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और कौशल के बाद एक प्लस चिन्ह था और अब उसके पास 4 डिवाइन पावर पॉइंट्स थे। राज वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी 4 डिवाइन पावर पॉइंट्स अपनी शारीरिक स्थिति में जोड़ दिए। शारीरिक स्थिति का आंकड़ा 15 से 19 हो गया। पल भर में राज वर्मा को अपने शरीर में एक गर्माहट फैलती महसूस हुई। कुपोषण के कारण वर्षों से अनुभव की गई कमजोरी और ताकत की कमी में स्पष्ट रूप से सुधार होने लगा। उसने अपने पूरे शरीर में ताकत महसूस की और खुद को देखते हुए उसने पाया कि वह और मजबूत हो गया था। इसका वास्तव में ऐसा प्रभाव है, अगर मैंने शारीरिक स्थिति में दर्जनों डिवाइन पावर पॉइंट्स खर्च किए तो क्या मैं ओलंपिक चैंपियन से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाऊंगा। राज वर्मा को लगा कि जीवन उज्ज्वल था। उसने अपना फोन निकाला और वीचैट खोला। वहां 2 दोस्ती अनुरोध थे, एक प्रीति चोपड़ा का था, दूसरा काव्या सिंह का था। राज वर्मा ने दोनों को स्वीकार कर लिया। जल्द ही प्रीति चोपड़ा ने एक संदेश भेजा। छोटे भाई राज वर्मा, क्या तुम सो गए हो? अभी नहीं। सिस्टर पूजा, क्या बात है? क्या बिना किसी बात के मैसेज नहीं कर सकती? कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। मुझे सिस्टर पूजा का मैसेज पाकर खुशी हुई। छोटे भाई राज वर्मा, तुम बहुत प्यारे हो। इस रविवार को मेरी छुट्टी है। छोटे भाई राज वर्मा, क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें स्विमिंग के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। संदेश पढ़ने के बाद राज वर्मा के दिमाग में प्रीति चोपड़ा की बिकनी में एक छवि उभरी और उसके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। कमबख्त, ये तो खुला प्रलोभन है। वह इस गोरी, खूबसूरत, लंबी टांगों वाली बहन के प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? आखिरकार राज वर्मा को एहसास हुआ कि वह इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक संदेश के साथ जवाब दिया, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। सिस्टर पूजा के आमंत्रण पर मैं भला फ्री कैसे नहीं हो सकता? तो ये तय रहा, रविवार को मिलते हैं। ठीक है सिस्टर पूजा। छोटे भाई राज वर्मा, शुभ रात्रि। सिस्टर पूजा, शुभ रात्रि। राज वर्मा वास्तव में रविवार के जल्दी आने की उम्मीद करने लगा। वीचैट पर थोड़ी देर खेलने के बाद उसे यह बेकार लगा। उसका सामाजिक दायरा पहले से ही छोटा था और उसके वीचैट दोस्त ज़्यादातर जूनियर हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के सहपाठी थे, जिनके साथ उसका रिश्ता ठीक ठाक था। कुछ क्लास ग्रुप काफ़ी जीवंत थे, लेकिन राज वर्मा शायद ही कभी ग्रुप में दिखाई देता था और फिर उसके परिवार के कुछ रिश्तेदार थे। केवल कुछ रूममेट्स ने उसकी हालत पूछने के लिए संदेश भेजे थे। राज वर्मा के माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में तब हो गई थी जब वह 10 साल से कम उम्र का था। वह हाई स्कूल तक अपने दूसरे चाचा के साथ रहा था। उस समय उसके 2 चाचाओं और एक मामा ने उसकी अभिभावकता के लिए जमकर लड़ाई की थी। उस दौरान उसके दूसरे चाचा और चाची उसके प्रति बहुत अच्छे थे। राज वर्मा ने सोचा था कि भले ही उसके माता पिता न हो, वह अपने दूसरे चाचा के साथ अच्छा जीवन जिएगा, इसलिए उसने अंततः अपने दूसरे चाचा को चुना। हालांकि एक बार अभिभावकता हासिल हो जाने के बाद राज वर्मा का जीवन मुश्किल हो गया। उसे अक्सर मारपीट और डांट फटकार सहनी पड़ती थी और वह बचे हुए खाने को खाता था, जिसके कारण वह लगातार कुपोषण का शिकार रहा। जब वह समझदार हुआ तब उसे एहसास हुआ कि वे उसकी अभिभावकता के लिए नहीं, बल्कि उसके माता पिता से मिले लगभग 2 मिलियन रुपये के मुआवजे के लिए लड़ रहे थे। 16 साल की उम्र में हाई स्कूल शुरू करने के बाद से उसे उनसे एक भी पैसा नहीं मिला था। अगर उसकी माँ की बहन और बड़ी चाची ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह शायद स्कूल छोड़ चुका होता। मूल रूप से समझौता था कि लगभग 2 मिलियन रुपये का मुआवजा राज वर्मा को 18 साल की उम्र में दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसे एक भी पैसा नहीं मिला। इस मामले के लिए उसकी माँ की बहन, बड़ी चाची और मामा अक्सर उसके दूसरे चाचा और चाची से बहस करते थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे? पैसा किसी और के हाथ में था और उसकी दूसरी चाची ने सीधे कह दिया कि वह सारा पैसा इन वर्षों में राज वर्मा पर खर्च हो चुका था।
राज वर्मा ने चुपके से अनुमान लगाया कि इन वर्षों में उसके दूसरे चाचा के घर में उस पर खर्च किया गया पैसा शायद 5,000 रुपये से अधिक नहीं था, जो मूल रूप से जूनियर हाई के लिए कुछ आवश्यक ट्यूशन फीस और हर साल सड़क के स्टॉल से 1 या 2 सस्ते कपड़ों का सेट था। इसके बारे में सोचते हुए राज वर्मा को लगा कि जीवन वास्तव में बहुत खराब था। अध्याय 6 उपहार। वीचैट इंटरफेस छोड़कर राज वर्मा ने डॉइन ऐप खोला। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता, राज को डॉइन स्क्रॉल करना पसंद था। ये देखकर कि जिस स्ट्रीमर को वह फॉलो करते थे, सोनम, लाइव थी, राज ने उसमें क्लिक किया। ये सोनम एक ऐसी स्ट्रीमर थी जिन्हें राज ने डॉइन पर लंबे समय से फॉलो किया था, जब से उन्होंने पहली बार स्ट्रीमिंग शुरू की थी, जो कि 1 साल से अधिक समय पहले था। राज को उनके पहले प्रशंसकों में से एक माना जा सकता था, जो कुछ फॉलोअर्स से शुरू हुआ था और अब उनके 50,000 प्रशंसक थे। उनका लाइव स्ट्रीम भी कुछ लोगों से, फिर 1 दर्जन से, अब 200 से 300 लोगों तक पहुंच गया था। हालांकि राज ने कभी उन्हें कोई उपहार नहीं दिया था, उन्हें बस उनकी आवाज़ और उनके गाने सुनना पसंद था। वास्तव में सोनम की प्रतिभा के साथ वे बेहतर कर सकती थीं, लेकिन उनके लाइव स्ट्रीम केवल ऑडियो थे, बिना चेहरा दिखाए। ऐसे स्ट्रीम्स के लिए डॉइन पर बड़े खर्च करने वालों को आकर्षित करना मुश्किल था। आखिरकार कितने लोग खास तौर पर संगीत सुनने आते थे? ज़्यादातर लोग सुंदर लड़कियों को देखने आते थे। इसलिए भले ही उनकी आवाज़ सुंदर थी और उनका गाना उत्कृष्ट था, वे एक छोटी, मध्यम लोकप्रिय स्ट्रीमर ही रहीं। इस दौरान साक्षी रॉय के मामले के कारण राज लगभग 1 महीने से सोनम के लाइव स्ट्रीम में नहीं आए थे। जैसे ही वे लाइव स्ट्रीम में आए, राज ने परिचित आवाज़ को परम मोह गाना गाते सुना। मैंने तुम्हारे लिए जो दिल का दर्द दिया, उसे तुम कभी नहीं समझोगे। मुझे अपने आप को तुम्हारे हर चीज़ से प्यार करने के लिए क्यों मजबूर करना चाहिए? तुम मेरी रक्षा को जोर से धक्का देते हो, दरवाज़ा कसकर बंद करते हो और चुपके से मेरे आंसुओं को गिनते हो। ये गाना सुनकर राज की आंखें तुरंत भर आईं। नम्र प्यार हमेशा कोई परिणाम नहीं देता। एक सिम्प ही होता है और अंत में वे सब कुछ खो देते हैं। गाना खत्म होने के बाद लाइव स्ट्रीम में उपहार फिर से उड़ने लगे। हालांकि वे सभी छोटे उपहार थे, कुछ रुपये, 1 दर्जन रुपये, कोई भी 100 से अधिक नहीं। लेकिन सोनम फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेकर धन्यवाद देती थीं। वे सिर्फ एक छोटी स्ट्रीमर थीं, ये काफ़ी था कि कोई उन्हें उपहार दे रहा था। धन्यवाद भाई अरुण, उपहार के लिए। धन्यवाद भाई विजय, उपहार के लिए। धन्यवाद सिस्टर सोनिया, उपहार के लिए। राज को लगा कि अब उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और उन्हें उस स्ट्रीमर को कुछ उपहार देने चाहिए जिन्हें वे पसंद करते थे। इसलिए अपने सिस्टम बैलेंस का उपयोग करके डॉइन को रिचार्ज करने के लिए राज ने सीधे 10 मिलियन रुपये टॉप अप किए। फिर उन्होंने सोनम को उपहार देना शुरू किया। उन्होंने सीधे सबसे महंगा उपहार चुना, स्टार ऑफ द वर्ल्ड। सोनम लाइव स्ट्रीम में थी, उन भाइयों और बहनों को धन्यवाद दे रही थी जो उपहार दे रहे थे। वे हर दिन कुछ घंटों तक स्ट्रीमिंग करके कुछ 100 रुपये के उपहार प्राप्त कर सकती थीं और उन्हें 1 या 200 या 2 से 300 रुपये मिलते थे, जिससे वे वास्तव में बहुत संतुष्ट थीं। ऐसा नहीं था कि वे अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं थीं, लेकिन उनके स्कूल के हॉस्टल में यह असुविधाजनक था, जहां वे 3 रूममेट्स के साथ रहती थीं जो आराम से कपड़े पहनती थीं। इसके अलावा वे एक संगीत छात्रा थीं और वे नहीं चाहती थीं कि लोग उनके चेहरे को पसंद करने के कारण उपहार दें, वे चाहती थीं कि लोग उनके गायन को पसंद करने के कारण उपहार दें। कुछ बड़े खर्च करने वालों ने उन्हें निजी संदेश भी भेजे, उनसे मिलना चाहते थे और फिर उनकी रैंकिंग को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि यह एक लेन देन की तरह था और हालांकि उनके पास पैसे की कमी थी, वे ऐसा करने को तैयार नहीं थीं। अचानक सोनम ने लाइव स्ट्रीम में एक चमक महसूस की। क्या ये स्टार ऑफ द वर्ल्ड का विशेष प्रभाव है? उनके 1 साल से अधिक समय तक स्ट्रीमिंग करने में उन्होंने कभी स्टार ऑफ द वर्ल्ड प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अन्य लाइव स्ट्रीम्स में दूसरों को इसे देते देखा था। एक स्टार ऑफ द वर्ल्ड की कीमत 2000 रुपये थी। आमतौर पर वे 1 हफ्ते की स्ट्रीमिंग में इतना कमाती थीं। आज कोई वास्तव में उन्हें स्टार ऑफ द वर्ल्ड दे रहा था। सोनम ने अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि स्टार ऑफ द वर्ल्ड किसने भेजा था, तभी दूसरी चमक दिखाई दी। तीसरी बार, चौथी बार, स्टार ऑफ द वर्ल्ड के विशेष प्रभाव की रोशनी सोनम के लाइव स्ट्रीम में लगातार दिखाई देने लगी। राज वर्मा ने स्ट्रीमर सोनम को स्टार ऑफ द वर्ल्ड X10 भेजा। राज वर्मा ने स्ट्रीमर सोनम को स्टार ऑफ द वर्ल्ड X11 भेजा। राज वर्मा ने स्ट्रीमर सोनम को स्टार ऑफ द वर्ल्ड X66 भेजा। 66 या उससे अधिक स्टार ऑफ द वर्ल्ड के लगातार उपहारों के लिए यह न केवल स्ट्रीमर के लाइव रूम को भर देता था, बल्कि पूरे डॉइन प्लेटफॉर्म पर प्रचारित भी होता था। तुरंत कई लाइव स्ट्रीम्स में एक अमीर व्यक्ति सोनम के लाइव स्ट्रीम में दिखाई देने की खबर फैल गई। वाह, एक अज्ञात लाइव स्ट्रीम में एक अमीर व्यक्ति दिखाई दिया, मैं इसे देखने जा रहा हूँ। मेरे लिए रुको, मैं भी जा रहा हूँ। सोनम का लाइव स्ट्रीम अचानक कई दर्शकों से भर गया और लोगों की संख्या 200 से अधिक से बढ़कर 1000 से अधिक हो गई और संख्या अभी भी बढ़ रही थी। धन्यवाद छोटे भाई राज वर्मा, स्टार ऑफ द वर्ल्ड के लिए धन्यवाद।
चुंबन, चुंबन, सोनम तुमसे प्यार करती है। सोनम इतनी उत्साहित थी कि उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। हालांकि विशेष प्रभाव रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। राज वर्मा ने स्ट्रीमर सोनम को स्टार ऑफ द वर्ल्ड X666 भेजा। राज वर्मा ने स्ट्रीमर सोनम को स्टार ऑफ द वर्ल्ड X999 भेजा। राज वर्मा ने स्ट्रीमर सोनम को स्टार ऑफ द वर्ल्ड X1314 भेजा। अंततः राज ने भेजे गए स्टार ऑफ द वर्ल्ड की संख्या 1314 पर रुक गई, बस इसलिए क्योंकि वे थोड़ा थक गए थे। और सोनम का लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से विस्फोट हो गया, दर्शकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। वाह, फायरवुड बॉस कमाल का है। फायरवुड बॉस शक्तिशाली है। फायरवुड बॉस, क्या आपको अभी भी फॉलोअर्स चाहिए? सोनम खुद पूरी तरह से स्तब्ध थीं। 1314 स्टार ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या था? पैसे में बदलें तो ये 2.6 मिलियन रुपये से अधिक था। यहाँ तक कि अगर उन्हें आधा मिला तो भी उन्हें 1.3 मिलियन रुपये मिलेंगे। उन्होंने उपहार भेजने वाले व्यक्ति को देखा, जिसका नाम राज वर्मा था, जिन्होंने उन्हें लंबे समय से फॉलो किया था लेकिन कभी उपहार नहीं दिए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे आज इतने सारे उपहार देंगे। सोनम ने तुरंत एक निजी संदेश भेजा। उपहारों के लिए धन्यवाद छोटे भाई, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ? राज ने सोनम का निजी संदेश देखा और अपना वीचैट आईडी भेज दिया। जल्द ही दूसरी ओर से उन्हें जोड़ा गया। छोटे भाई, आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है। मैंने इतने समय तक तुम्हारा गाना सुना और कभी उपहार नहीं दिए, जिसके लिए मुझे बुरा लग रहा था। मैं आज सब कुछ पूरा कर रहा हूँ। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद छोटे भाई। अगर मेरे पास समय हो तो मैं आपके लिए अकेले गाऊंगी। मेरा नाम सोनम वर्मा है। आपका नाम क्या है छोटे भाई? मेरा नाम राज वर्मा है। दोनों ने कुछ महत्वहीन बातों के बारे में बात की, जिसमें सोनम वर्मा की हर 3 में से 2 वाक्य राज को धन्यवाद देने के थे। राज 3 मीटर ऊंची फ्लोर टू सीलिंग खिड़की की ओर चले। खिड़की के बाहर नदी के किनारे का रात का दृश्य देखते हुए, जो बहुत समृद्ध, आकर्षक और सुंदर था। उन्होंने अपने नए फ़ोन से रात के दृश्य की कुछ तस्वीरें लीं और फिर उन्हें अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया। कैप्शन: दिल्ली का रात का दृश्य अभी भी बहुत आकर्षक है। राज वास्तव में शायद ही कभी मोमेंट्स पर पोस्ट करते थे, लेकिन आज उनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वे खुद को रोक नहीं पाए। मोमेंट्स पर पोस्ट करने के बाद राज को थोड़ी थकान महसूस हुई, इसलिए वे बेडरूम में 4 मीटर चौड़े शानदार बिस्तर पर लेटकर सो गए। राज सो गए, लेकिन डॉइन पर कुछ लोग सो नहीं सके, खासकर वे बड़े स्ट्रीमर। इन बड़े स्ट्रीमर्स को देखें नहीं, उनके लीडरबोर्ड पर शीर्ष 1, 2 और 3 ने लाखों खर्च किए थे, लेकिन वे सभी उनके गिल्ड से थे और उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। जो लोग वास्तव में पैसे कमाते थे वे लिस्ट में नीचे की ओर लीक्स थे। अभी किसी ने एक छोटे स्ट्रीमर के लाइव स्ट्रीम में सीधे 2.6 मिलियन रुपये से अधिक खर्च किए, और ऐसी छोटी स्ट्रीमर के लिए कोई गिल्ड उन्हें इतनी जोर शोर से प्रचारित नहीं करता था, इसलिए यह वास्तव में एक बड़ा शॉट था जो पैसा खर्च कर रहा था। ऐसा बड़ा लीक उनकी कटोरी में क्यों नहीं गिरा था? उनमें से कुछ ने पहले से ही सोनम के लाइव स्ट्रीम की खोज शुरू कर दी थी, ये देखने के लिए कि क्या वे इस बड़े शॉट को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 7, कौशल बार का कार्य। सोनम वर्मा अपनी छात्रावास की बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज रात उसकी तीनों रूममेट्स अन्य पुरुष छात्रावासों के साथ एक सामाजिक समारोह में गई थीं। उसने बहाना बनाया कि वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी और नहीं गई। वास्तव में वह शायद ही कभी ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेती थी। आखिरकार उसका परिवार उसकी तीनों रूममेट्स के परिवारों की तुलना में साधारण था। उन्होंने उसे संगीत अकादमी में भेजने के लिए लगभग दिवालिया हो गए थे। कभी कभी अगर वह वास्तव में मना नहीं कर पाती थी तो वह एक बार चली जाती थी। अब उसे वास्तव में खुशी थी कि वह नहीं गई थी, वरना वह इस माचिस टाइकून से मिले दान को चूक जाती। 26 लाख रुपये का एकल दान बड़े स्ट्रीमर्स के लिए भी दुर्लभ था, छोटे स्ट्रीमर जैसे उसके लिए तो और भी। उसने अपनी स्ट्रीम खत्म करने से पहले ही एक गिल्ड ने उससे संपर्क किया था, जिसमें कहा गया था कि वे उसे प्रचारित करना चाहते हैं, उसे रैंक में ऊपर ले जाना चाहते हैं और इस माचिस टाइकून को उत्तेजित करने के लिए कुछ प्रसिद्ध स्ट्रीमर्स से जोड़ना चाहते हैं। इस टाइकून की उदारता को देखते हुए लाखों रुपये का एकल दान पूरी तरह से संभव था। गिल्ड्स इन टाइकून्स के स्वभाव को पूरी तरह समझते थे। टाइकून्स को सबसे ज्यादा किस बात की परवाह थी? बेशक उनकी इज्जत। वे अपनी पसंदीदा स्ट्रीमर्स के सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकते थे। इस बात को पकड़कर वे इन टाइकून्स को लगातार उपहार भेजने के लिए प्रेरित कर सकते थे। बेशक गिल्ड का प्रचार करने का उद्देश्य लीक्स काटना था और उसे कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि उसे लीक्स का एक हिस्सा भी साझा करना पड़ता। लेकिन सोनम वर्मा ने मना कर दिया। वह इस तरह से राज वर्मा के पैसे ठगना नहीं चाहती थी और उसे दूसरी ओर से धमकी भी मिली कि वे उसे स्ट्रीमिंग उद्योग में टिकने नहीं देंगे। सोनम वर्मा को नहीं पता था कि उसे इस फैसले का पछतावा होगा या नहीं उसे पता था कि राज वर्मा ने ये सब बस एक आवेग में किया था।
साथ ही उसके पास राजस्व हिस्सेदारी से 10 लाख रुपये से अधिक थे और उसे यह सोचना था कि इस पैसे का उपयोग अपनी परिवार की स्थिति सुधारने के लिए कैसे करना है। इसलिए उसे रात भर नींद नहीं आने वाली थी। इस बीच राज वर्मा का वीचैट मोमेंट्स गुलजार था। राज वर्मा ने नदी किनारे के रात के दृश्य के बारे में जो पोस्ट किया था उस पर पहले ही 100 से अधिक टिप्पणियां आ चुकी थीं। बस इसलिए क्योंकि उसने जिस कोण से तस्वीर खींची थी वह बहुत अच्छा था। एक नज़र में पता चलता था कि यह जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन की 30वीं मंजिल या उससे ऊपर की किसी इमारत से ली गई थी। जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन कैसी जगह थी? ये पूरे जय नारायण प्रांत में सबसे महंगी संपत्ति थी, जहां प्रति वर्ग मीटर की शुरुआती कीमत 2 लाख रुपये थी और एक छोटा सा यूनिट भी कम से कम 5 करोड़ रुपये का था। राज वर्मा ने वास्तव में वहां से ली गई तस्वीरें पोस्ट की थीं। टिप्पणी 1, राज वर्मा, तुमने ये तस्वीर कहाँ से चुराई? अच्छा कौन? टिप्पणी 2, राज, क्या तुम यहाँ अंशकालिक सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहे हो? मुझे भी बता दो, शायद मैं कुछ स्थानीय टाइकून से मिल सकूं और दोस्त बन सकूं। टिप्पणी 3, राज, क्या तुम्हें यहाँ कोई अमीर महिला ने रख लिया है? कोई कनेक्शन? भाई, मैं भी अब मेहनत नहीं करना चाहता। हर तरह की टिप्पणियां थीं, लेकिन किसी ने यह नहीं सुझाया कि राज वर्मा ने वहां एक घर खरीदा होगा। अगले दिन राज वर्मा तब जागा जब सूरज पहले से ही आसमान में चढ़ चुका था। वह उठा, नहाया धोया और फिर खिड़की की ओर चला गया। नदी किनारे के दृश्य को देखकर राज वर्मा को अभी भी लग रहा था कि वह सपने में है। आज मुझे क्या करना चाहिए? हाँ सही, मुझे एक कार खरीदनी है। तब राज वर्मा को अचानक ख्याल आया, मुझे अभी तक ड्राइव करना नहीं आता। अब क्या करूं? क्या मुझे एक ड्राइवर ढूंढना चाहिए? ड्राइवर रखना उतना संतोषजनक नहीं है जितना खुद ड्राइव करना। और मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीद रहा हूं, क्या मुझे वाकई ड्राइवर की जरूरत है? ये तो हास्यास्पद है। अगर मैं अब नामांकन करूं तो सीखने में कम से कम 1 महीने से ज़्यादा लगेगा। राज वर्मा को लगा कि वह 1 महीने से ज़्यादा इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता। तब राज वर्मा को याद आया कि सिस्टम में एक कौशल टैब था जहां कौशल को स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता था। इसलिए राज वर्मा ने पैनल खोला। उसके पास एक और दैवीय शक्ति बिंदु था। कल रात उसने डॉइन पर 1 करोड़ रुपये टॉप अप किए थे, जिससे उसका कुल योग 50 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। इसलिए उसे एक और दैवीय शक्ति बिंदु मिला। राज वर्मा ने कौशल बिंदु के बगल में प्लस चिन्ह पर क्लिक किया और फिर कार ड्राइविंग टाइप किया। तुरंत बाद सिस्टम लोड होने लगा। कुछ सेकंड बाद राज वर्मा को अपने दिमाग में अचानक कार ड्राइविंग से संबंधित ज्ञान का प्रवाह महसूस हुआ। ब्रेक कौन सा है? एक्सेलरेटर कौन सा है? क्लच कौन सा है? शुरू कैसे करना है? गियर कैसे बदलना है? मुड़ना कैसे है? रिवर्स कैसे करना है? यह एहसास ऐसा था जैसे उसने व्यक्तिगत रूप से पहले ड्राइव किया हो और यह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। राज वर्मा उत्साहित था। ये सिस्टम बहुत ही शानदार था। अब वह चाहता था कि उसके सामने तुरंत एक कार हो ताकि वह इसे आजमा सके। जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन छोड़कर राज वर्मा फिर से ताज होटल आया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, प्रीति चोपड़ा उसे अभिवादन करने के लिए बाहर आई। श्री वर्मा, नाश्ता तैयार है, कृपया मेरे साथ आएं। राज वर्मा को लगा कि यह प्रीति चोपड़ा वास्तव में सक्षम थी और उसकी नज़र बहुत अच्छी थी। कल रात वीचैट पर वह उसे छोटा भाई इतने आत्मीयता से बुला रही थी, लेकिन आज वह उसे श्री वर्मा कह रही थी। राज वर्मा को यह निजी और सार्वजनिक मामलों का स्पष्ट विभाजन बहुत अच्छा लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद होटल से बाहर निकलते समय प्रीति चोपड़ा जानबूझकर राज वर्मा के करीब आए और उसके कान में फुसफुसाई, छोटा भाई राज वर्मा, हमारे समझौते को मत भूलना। उस सुगंधित सांस ने राज वर्मा के कान में फूंकी, जिससे उसका दिल वास्तव में गुदगुदा गया। उसने मन ही मन शाप दिया, तुम प्रलोभिका। अध्याय 8, डिलीवरी। राज वर्मा प्रीति चोपड़ा को एक पोस्ट 4S स्टोर में ले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक सुंदर महिला बिक्री सहायक ने उनका स्वागत किया। उसने देखा कि वे एक नई खरीदी गई मर्सिडीज बेंज जी वैगन में आए थे और राज का परिधान स्पष्ट रूप से उन्हें एक दूसरी पीढ़ी के अमीर के रूप में चिन्हित करता था। इसलिए उसने उत्साहपूर्वक पूछा, महोदय, मैडम, क्या आप कार देखने आए हैं? हाँ, राज ने जवाब दिया। तो आप किस मॉडल में रुचि रखते हैं? क्या आपके पास पोर्श 911 स्टॉक में है? हाँ, हमारे पास है। तो हमें इसे दिखाने ले चलें। कृपया मेरे साथ आएं, महोदय। सुंदर बिक्री सहायक ने दोनों को एक पोर्श 911 के पास ले गई। हमारे पास वर्तमान में 2 स्टॉक में हैं, एक लाल एक काला। आप कौन सा देखना चाहेंगे, महोदय? राज ने इसे लापरवाही से देखा और कहा, मैं ये लाल वाला ले लूंगा। बस सीधे इनवॉइस जारी करें। हो, सुंदर बिक्री सहायक थोड़ा भ्रमित थी। बिना देखे ही सीधे खरीदना, ये तो बस बेतुका धनवान था। महोदय, क्या आप इसे देखना नहीं चाहेंगे? क्या मैंने अभी नहीं देखा? ये लाल वाला, ये काफ़ी अच्छा दिखता है।
सुंदर बिक्री सहायक इतने समय से यहाँ काम कर रही थी और यह पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह कार खरीदते देखा था। बस बाहर से एक नज़र, इंटीरियर को भी नहीं देखा और फिर सीधे इनवॉइस मांगा। तो कृपया मेरे साथ आएं, महोदय। उसने फिर दोनों को फ्रंट डेस्क पर ले जाकर राज को कार की विशेषताओं का परिचय देना शुरू किया। महोदय, ये लाल पोर्श 911 एक नवीनतम टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार है जिसमें फ्लैट 6 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन लगा है। उसके खत्म करने से पहले ही राज ने बीच में टोक दिया, ठीक है, परिचय की जरूरत नहीं। बस मुझे कीमत बताएं, आप कौन से विकल्प चुनना चाहेंगे? बस सबसे अच्छे चुन लें। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए हिसाब करती हूँ। 2 मिनट बाद, महोदय, कुल राशि है 33,80,000। भुगतान करने के बाद दोनों लाउंज में सोफे पर बैठ गए, कर्मचारियों द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार करने लगे। प्रीति चोपड़ा ने सोचा कि राज ने उन्हें कार चलाने में मदद करने के लिए बुलाया है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 कारें वापस नहीं चला सकता। हालांकि उसे नहीं पता था कि राज ने लाल रंग क्यों चुना, फिर भी उसने सुझाव दिया, छोटे भाई राज, लाल वाला आपके लिए ड्राइव करने के लिए उपयुक्त नहीं लगता, है ना? आपने काला वाला क्यों नहीं चुना? मुझे लगता है कि वह आपके लिए बेहतर है। यह मेरे लिए नहीं खरीदा गया, यह आपके लिए खरीदा गया है। मुझे लगता है कि लाल वाला आपके स्वभाव के लिए बेहतर है, सिस्टर पूजा, राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे लिए खरीदा? छोटे भाई राज, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? प्रीति चोपड़ा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूँ? यह आपके लिए है, सिस्टर पूजा। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, प्रीति चोपड़ा ने जल्दी से मना कर दिया। सिस्टर शुभान, चूंकि आप मुझे छोटा भाई कहती हैं, मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनिए। आप जानती हैं कि मेरे लिए ये राशि कुछ भी नहीं है, बस 2 भोजन के खर्च की तरह। अगर आप मना करेंगी तो क्या हम भविष्य में एक साथ मजा कर पाएंगे? यह ठीक है फिर, धन्यवाद छोटे भाई राज। प्रीति चोपड़ा अंदर से बेहद खुश थी। वह वर्तमान में 1 लाख से थोड़ी अधिक कीमत की कार चला रही थी और उसकी वार्षिक तनख्वाह केवल 5 से 6 लाख के आसपास थी। मासिक किराया, कपड़े और कॉस्मेटिक्स उनकी तनख्वाह का आधा हिस्सा ले लेते थे और उसका एक छोटा भाई था जो हाल ही में विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ था और बेरोजगार था। उसकी बाकी राशि का अधिकांश हिस्सा घर भेज दिया जाता था, इसलिए उनकी चमकदार उपस्थिति के बावजूद उनके पास वास्तव में कोई बचत नहीं थी और वह ऐसी लग्जरी कार नहीं खरीद सकती थी। इसके अलावा एक लाल पोर्श 911 एक ऐसी कार मॉडल है जिसे कोई भी महिला पसंद करेगी। सुंदर बिक्री सहायक अभी उनके पीछे चली थी और उनकी बातचीत सुनकर प्रीति चोपड़ा को ईर्ष्या, जलन और नाराजगी के साथ देखा। वह भी चाहती थी कि उसका ऐसा बेतुका धनवान छोटा भाई हो जो बिना पलक झपकाए 33 लाख से अधिक की लग्जरी कार उपहार में दे दे। महोदय, कृपया अपनी पहचान या आईडी कार्ड नंबर प्रदान करें ताकि हम बीमा और पंजीकरण प्रक्रिया कर सकें। सिस्टर पूजा, आपका उपयोग करें, राज ने प्रीति चोपड़ा की ओर देखते हुए कहा। छोटे भाई राज, क्या ये ठीक है? हालांकि राज ने कहा था कि कार उनके लिए खरीदी गई है, प्रीति चोपड़ा ने सोचा था कि यह सिर्फ उनके ड्राइव करने के लिए है, न कि पंजीकरण सीधे उनके नाम पर होगा। अगर ऐसा था तो कार वास्तव में उनकी होगी। इस क्षण प्रीति चोपड़ा इस अचानक मिले धन से पूरी तरह से चक्कर में थी। क्या हमने अभी सहमति नहीं दी थी कि यह आपके लिए एक उपहार है? क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा था? तो ठीक है छोटे भाई राज, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति चोपड़ा ने फिर भी अपना आईडी कार्ड सुंदर बिक्री सहायक को सौंप दिया। लगभग 10 मिनट बाद सुंदर बिक्री सहायक फिर से उनके पास आए। महोदय, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, ये चाबियां और दस्तावेज हैं, आप अब कार चला सकते हैं। सिस्टर शुभान, इन्हें लें, चलें। राज ने बोलना खत्म किया, खड़े हुए और चले गए। प्रीति चोपड़ा ने दस्तावेज और चाबियां लीं और कार चलाने चली गईं। दोनों कारें एक के बाद एक सड़क पर चलीं। जल्द ही निकलने के बाद आगे ड्राइव कर रहे राज को प्रीति चोपड़ा का फोन आया। छोटे भाई राज, हम अब कहाँ जा रहे हैं? अभी के लिए होटल में रात का खाना खाने जाएं। लेकिन मुझे अभी बहुत भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, प्रीति चोपड़ा ने कहा। तो मेरे घर पर थोड़ी देर बैठने का क्या ख्याल है? राज ने पूछा। अच्छा लगता है। दोनों एक साथ जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन पहुंचे। कार पार्क करने के बाद वे बिल्डिंग 1 की ओर चले। प्रीति चोपड़ा स्वाभाविक रूप से प्रसिद्ध जय नारायण अंतर्राष्ट्रीय भवन से अच्छी तरह वाकिफ थीं और यह उनके कार्यस्थल के इतना करीब था। हर बार जब वे वहां से गुजरती थीं, उनकी आंखें ईर्ष्या से भर जाती थीं। वहां एक घर का मालिक बनने का सपना देखती थीं। हालांकि वह सपना कुछ हद तक दूर था, फिर भी वहां आकर देखना अच्छा था। बिल्डिंग 1 में लिफ्ट में प्रवेश करके दोनों सीधे 27वें मंजिल पर गए। हालांकि प्रीति चोपड़ा ने प्रवेश करने से पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार किया था, फिर भी वह अपनी आंखों के सामने की भव्यता से कुछ हद तक चकित थीं। ऊपर का शानदार झूमर, लिविंग रूम में नदी की ओर पूरी दीवार के आकार की फ्रेंच खिड़कियां
और सोफा, टेलीविजन, दीवार की पेंटिंग, हर एक वस्तु अत्यधिक विलासिता का एहसास कराती थी। प्रीति चोपड़ा को लगा कि अगर वह हर दिन ऐसी शानदार जगह में रह सकती हैं, तो वह 10 साल कम जीने को तैयार हैं। बैठो, राज ने प्रीति चोपड़ा को बैठने के लिए कहा और उनके लिए एक गिलास पानी डाला। छोटे भाई राज, आपका घर वास्तव में सुंदर है। यहाँ से नदी का रात का दृश्य शानदार होगा। प्रीति चोपड़ा ने विशाल फ्रेंच खिड़कियों की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये ठीक है, अगर आप इसे देखना चाहती हैं तो आप कभी भी आ सकती हैं। सचमुच? प्रीति चोपड़ा ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। बेशक। वैसे सिस्टर शुभान, आप कहाँ की हैं? मैं बादलपुर की हूँ। मैं दिल्ली में 3-4 साल से काम कर रही हूँ। तो क्या आपने दिल्ली में घर खरीदा है? अभी तक नहीं। दिल्ली में आवास की कीमतें इतनी अधिक हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कब इसे खरीद पाऊंगी, प्रीति चोपड़ा ने आह भरते हुए कहा। आपकी तनख्वाह के साथ सिस्टर शुभान, दिल्ली में बंधक के साथ घर खरीदना ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, है ना? राज ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। वास्तव में मेरी तनख्वाह इतनी अधिक नहीं है और मुझे अपने माता पिता और छोटे भाई का समर्थन करना पड़ता है। किराए का घर, कपड़े और कॉस्मेटिक्स सभी बड़े खर्चे हैं, इसलिए मैं ज्यादा पैसा बचा नहीं पाती, प्रीति चोपड़ा ने हल्की उदासी के साथ कहा। अध्याय 9। तुम साथ क्यों नहीं रहते? तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मैं इतने बड़े घर में अकेला नहीं रह सकता और इस तरह तुम किराए पर पैसे बचा सकते हो। राज वर्मा को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। तार्किक रूप से वह और प्रीति चोपड़ा केवल 2 दिन से एक दूसरे को जानते थे और इस तरह किसी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करना निश्चित रूप से थोड़ा जल्दबाजी था, लेकिन उसने फिर भी कह दिया और उसे हल्की सी उत्सुकता भी महसूस हुई। दरअसल राज वर्मा को नहीं पता था कि जब वह पहले साक्षी रॉय के साथ था तब वह बहुत विनम्र था, जी बेशक साक्षी की बात मानता था और उसकी राय शायद ही कभी मानी जाती थी। लेकिन प्रीति चोपड़ा के साथ यह अलग था। प्रीति हमेशा हर बात में उसे पहले रखती थी, हमेशा उसकी राय पूछती थी। हर पुरुष में थोड़ा पुरुषवाद होता है ना? कौन नहीं चाहता कि एक महिला उसे प्राथमिकता दे? इसलिए प्रीति का व्यवहार और बोलने का तरीका राज वर्मा को सहज रूप से बहुत आरामदायक लगता था और अवचेतन में उसे प्रीति के साथ रहना वाकई बहुत पसंद था। क्या ये ठीक है? प्रीति ने हिचकिचाते हुए पूछा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में अविश्वसनीय उत्साह था। अगर वह साथ रहने लगी तो वह राज वर्मा जैसे बड़े पेड़ का सहारा ले सकती थी। ये कि राज वर्मा उसके साथ कुछ गलत करेगा, इसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी और वह शायद जानबूझकर राज वर्मा को लुभाने की कोशिश भी कर सकती थी। हर महिला को वह दिन अनुभव करना पड़ता है। प्रीति बचपन से ही बहुत राय रखने वाली थी। हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक वह हमेशा स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। कई लोगों ने उसका पीछा किया, जिसमें कुछ कैंपस के दिल की धड़कन और कुछ अमीर और प्रभावशाली दूसरी पीढ़ी के वारिस शामिल थे, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। दूसरे शब्दों में, प्रीति का अब तक कोई प्रेम संबंध नहीं था। वह जानती थी कि वह क्या चाहती है। अगर वह केवल एक साधारण पुरुष के साथ जीवन बिताना चाहती तो वह 10 या 8 लोगों के साथ डेट कर सकती थी। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह अपनी आत्म मूल्य को साकार करना चाहती थी, अपनी और अपने परिवार की नियति को बदलना चाहती थी। जो लोग उसके जीवन के मूल्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते थे, उनके लिए इस्तेमाल किए गए और मूल व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर था। इसलिए उसने डेटिंग नहीं की इस दिन की प्रतीक्षा में। राज वर्मा उसके जीवन के मूल्य को साकार करने का लक्ष्य था। अगर वह राज वर्मा जैसे बड़े पेड़ का सहारा ले लेती तो उसे पेड़ की चोटी तक चढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस पहली शाखा तक पहुंचना ही काफी था। उसने कभी भी राज वर्मा जैसे सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी से शादी करने के बारे में नहीं सोचा। ऐसे परिवार हमेशा उसके लिए उपयुक्त जोड़ी ढूंढ लेते थे। उसने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट रखी थी। जब उसने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया तो उसने इस जीवन में शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए जब राज वर्मा ने उसे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया तो उसे लगा कि खुशी बहुत अचानक आई, जिससे वह थोड़ा अभिभूत हो गई। इसमें क्या गलत है? वैसे भी मैं इतने बड़े घर में अकेला नहीं रह सकता। किसी के साथ बात करना अच्छा है। बेशक अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है तो ऐसा समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ताकि अनावश्यक गलतफहमी न हो, राज वर्मा ने कहा। नहीं नहीं, मेरा कोई प्रेमी कैसे हो सकता है? दरअसल मुझे डर है कि छोटे भाई राज वर्मा मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी प्रेम संबंध नहीं रखा। मैंने बस सोचा, क्या ये तुम्हें परेशान करेगा? प्रीति ने जल्दी से कहा, डरते हुए कि राज वर्मा गलत समझ लेगा। कभी प्रेम संबंध नहीं रखा? असंभव, राज वर्मा ने मन में सोचा, लेकिन जोर से कहा। बिल्कुल परेशानी नहीं, मुझे जीवन साथ पसंद है। इतने बड़े घर में अकेले रहना थोड़ा खाली लगता है। अगर तुम नहीं आती तो मैं स्कूल से 2 लोगों को बुला लूंगा ताकि माहौल जीवंत हो। जब छोटे भाई राज वर्मा ने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तो मैं कल आ जाऊंगी। तय रहा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी।
वैसे भी मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। ठीक है, तुम अब चारों ओर देख सकती हो और तय कर सकती हो कि इस मंजिल पर कौन सा कमरा लेना चाहती हो। इस मंजिल पर कोई भी कमरा चुन लो। मैं ऊपर की मंजिल पर रहता हूँ। बेशक सिस्टर पूजा, तुम ऊपर भी रह सकती हो, लेकिन रात को दरवाजा बंद करना याद रखना, राजवर्मा ने कुछ हंसी मजाक में कहा। छोटे भाई राजवर्मा, मैं नीचे रहूं तब भी दरवाजा खुला रखूंगी। तुम कभी भी आ सकते हो, प्रीति ने लुभावनी आवाज में कहा। तुम प्रलोभिका। राजवर्मा ने चुपके से सोचा। सिस्टर पूजा, क्या तुम मुझे तैराकी के लिए नहीं बुलाना चाहती थीं? अब कभी भी जा सकते हैं, ऊपर स्विमिंग पूल है। ठीक है, अभी चलें, प्रीति ने लुभाते हुए कहा। खांसी नहीं, किसी और दिन। राजवर्मा को लगा कि उसके शब्द प्रीति के सामने टिक नहीं पा रहे थे, और प्रीति की उस आधी लेटी हुई मुद्रा में, उस मोहक आकर्षण के साथ, यह महिला बस जन्मजात आकर्षक थी। राजवर्मा को लगा कि अगर वह बातचीत जारी रखता तो उसका छोटा भाई खड़ा हो जाता। प्रीति खड़ी हुई, राजवर्मा के पास गई, झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, तो छोटे भाई राजवर्मा, मुझे कभी भी बुला सकते हैं। मैंने अपनी स्विमसूट पहले ही खरीद लिया है और अभी तक किसी ने इसे सराहा नहीं है। प्रीति के छेड़ने से राजवर्मा का शरीर गर्म हो गया। वह वाकई इस प्रलोभिका को दबाकर वहीं सुधारना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, खड़ा हुआ और कहा, सिस्टर पूजा, चारों ओर देख लो। ओह, मैं ऊपर कुछ लेने जा रहा हूँ। हम बाद में ताज होटल वापस जाएंगे। राजवर्मा शर्माते हुए ऊपर जाने का बहाना ढूंढ लिया। वह वाकई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे अब लग रहा था कि प्रीति को साथ रहने के लिए आमंत्रित करना पूरी तरह से गलती थी। अगर उसे हर दिन इस तरह छेड़ा गया तो कौन बर्दाश्त कर सकता था? क्या यह उसकी मौत का कारण नहीं बनने वाला था? प्रीति वहीं खड़ी रही, हंसती हुई। उसे राजवर्मा बहुत प्यारा लगा। इसके अलावा वह पक्का कर सकती थी कि राजवर्मा सबसे ज्यादा संभावना कुंवारा था। राजवर्मा जैसे सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी का कुंवारा होना, कौन विश्वास करेगा? क्या राजवर्मा को उस क्षेत्र में कोई समस्या हो सकती है? नहीं, अगर ऐसा था तो मेरा फायदा कहाँ रह जाता, और मैं इस बड़े पेड़ का सहारा कैसे लेती? नहीं, प्रीति केवल अपने दिल में चुपके से खुद को सांत्वना दे सकती थी। अध्याय 10 बॉस अर्जुन। इस समय ताज होटल की 33वीं मंजिल, शीर्ष मंजिल, अध्यक्ष के कार्यालय के अंदर, ताज होटल के महाप्रबंधक रोहित पांडे एक 30 साल के पुरुष के सामने खड़े थे। वह पुरुष अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था, पीछे झुका हुआ, पैर सीधे मेज पर रखे हुए। ये पुरुष अर्जुन मेहता था, ताज होटल का अध्यक्ष और इसका सबसे बड़ा शेयरधारक। रोहित पांडे, हाल ही में होटल में कुछ हुआ है? अर्जुन मेहता ने पूछा। वह दिल्ली प्रांत में व्यापार के लिए आए थे और रास्ते में रुक गए। ये दौरा अप्रत्याशित था, आमतौर पर वह साल में 1 या 2 बार ही आते थे। अध्यक्ष अर्जुन, होटल में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, व्यापार की मात्रा लगातार बढ़ रही है, पिछले साल की तुलना में लगभग 20% अधिक, रोहित पांडे ने जवाब दिया। उत्कृष्ट रोहित पांडे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा साल के अंत का बोनस 2 गुना होगा और होटल कर्मचारियों का बोनस 50% बढ़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष अर्जुन, रोहित पांडे ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। ठीक है, अगर और कुछ रिपोर्ट करने को नहीं है तो तुम काम पर वापस जा सकते हो, मैं बस एक त्वरित नज़र डालने के लिए रुका था और जल्द ही जा रहा हूं, अर्जुन मेहता ने लापरवाही से कहा। रोहित पांडे ने एक पल सोचा और कहा, अध्यक्ष अर्जुन, मुझे आपको एक बात की सूचना देनी है। कल होटल में एक मेहमान ने सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन किया और उसमें सीधे 10 करोड़ रुपये जमा किए। और व्यक्तिगत नाम से या कंपनी के नाम से? अर्जुन मेहता को रुचि हुई। व्यक्तिगत नाम से, और कल उन्होंने एक भोजन पर 1.5 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए हर दिन सबसे प्रीमियम भोजन की एकल हिस्सा तैयार किया जाए और अगर वह नहीं आ सके तो उसे फेंक दिया जाए। वह नवधनाढ्य जैसा क्यों लगता है? वह कितना बड़ा है? सामग्री के अनुसार वह 21 साल का है और ऐसा लगता है कि वह जय नारायण विश्वविद्यालय का छात्र है। 21 साल का एक छात्र भोजन के लिए 10 करोड़ रुपये जमा करना, तुम इस व्यक्ति से मिले हो? अध्यक्ष अर्जुन, मैं नहीं मिला, कल लॉबी मैनेजर प्रीति चोपड़ा ने उसका ध्यान रखा। तो प्रीति चोपड़ा को यहाँ बुलाओ। हाँ अध्यक्ष अर्जुन। रोहित पांडे ने तुरंत इंटरकॉम पर कॉल किया। मैनेजर प्रीति, क्या तुम वहाँ हो? कृपया जवाब दो अगर तुम्हें यह मिला। एक पल बाद इंटरकॉम से एक आवाज आई, महाप्रबंधक रोहित, मैनेजर प्रीति आज सुबह बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। रोहित पांडे ने चुपके से अर्जुन मेहता की ओर देखा और इंटरकॉम में कहा, क्या किसी को पता है कि वह क्या करने गई थी? पता नहीं, उसने हमें नहीं बताया। रोहित पांडे ने बोलना बंद कर दिया और अर्जुन मेहता की ओर देखा और कहा, अध्यक्ष अर्जुन, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। अर्जुन मेहता ने भावहीन रूप से कहा, जरूरत नहीं, हम यहीं इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वह कब वापस आती है। रोहित पांडे, तुम चीज़ों का प्रबंधन कैसे करते हो जब कोई काम के घंटों में होटल से बाहर है बिना बताए भी? मुझे खेद है अध्यक्ष अर्जुन, यह मेरी कर्तव्य में चूक है। मैं निश्चित रूप से प्रबंधन को मजबूत करूंगा और होटल को पूरी तरह सुधारूंगा, रोहित पांडे ने सावधानी से जवाब दिया। इस समय वह भी कुछ नाराज था। प्रीति चोपड़ा को क्या हो गया था? वह आमतौर पर इतना अच्छा प्रदर्शन करती थी, इस महत्वपूर्ण समय पर उसने गड़बड़ क्यों की जिसके कारण उसे डांट पड़ी?
दोनों में से कोई नहीं बोला। अर्जुन मेहता नीचे देख रहा था, अपने फ़ोन पर खेल रहा था, जबकि रोहित पांडे वहां खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि प्रीति चोपड़ा जल्दी वापस आ जाए। दोनों के होटल वापस आने के बाद राज वर्मा सीधे निजी भोजन कक्ष में चला गया। प्रीति चोपड़ा सीधे महाप्रबंधक रोहित पांडे के कार्यालय की ओर गई। फ्रंट डेस्क पर किसी ने पहले ही उसे बता दिया था कि महाप्रबंधक रोहित उसे ढूंढ रहे थे। यह पाते हुए कि महाप्रबंधक अपने कार्यालय में नहीं थे, प्रीति चोपड़ा ने अपना इंटरकॉम निकाला और कॉल किया। महाप्रबंधक रोहित, नमस्ते, मैं प्रीति चोपड़ा हूं, मैं अभी आपके कार्यालय के बाहर हूं, कृपया बताएं कि आप कहां हैं। रोहित पांडे के पैर अध्यक्ष के कार्यालय में खड़े खड़े थोड़े सुन्न हो रहे थे जब आखिरकार प्रीति चोपड़ा की आवाज़ इंटरकॉम से आई। इसलिए उसने जवाब दिया, प्रीति चोपड़ा, अध्यक्ष के कार्यालय में आओ। प्रीति चोपड़ा हैरान रह गई जब रोहित पांडे ने उसे अध्यक्ष के कार्यालय में आने के लिए कहा और महाप्रबंधक रोहित का लहजा कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके लिए उसे अध्यक्ष के कार्यालय में बुलाने का मतलब है कि अध्यक्ष आ चुके हैं। यह अध्यक्ष अर्जुन एक रहस्यमयी व्यक्ति था। उसने होटल में 3 साल से अधिक समय तक काम किया था और उसे केवल सालाना बैठक में एक बार देखा था। अब वह अचानक उसे देखना चाहता था और वह काम के घंटों में होटल में भी नहीं थी। अगर यह मामला अच्छे से नहीं संभाला गया तो वह अपनी नौकरी खो सकती थी। उसने अभी तक श्रीमान राज को भी पूरी तरह से हासिल नहीं किया था। अगर उसने अपनी नौकरी खो दी तो यह एक बड़ी समस्या होगी। प्रीति चोपड़ा जल्दी से अध्यक्ष के कार्यालय की ओर भागी। कुछ मिनट बाद वह अध्यक्ष के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंची। खटखट। प्रीति चोपड़ा ने कार्यालय के दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर आओ, एक स्थिर आवाज अंदर से आई। प्रीति चोपड़ा ने दरवाजा खोला और देखा कि महाप्रबंधक रोहित पांडे खड़े थे। उनके सामने अध्यक्ष अर्जुन मेहता बैठे थे। अध्यक्ष अर्जुन, महाप्रबंधक रोहित, नमस्ते, मैं प्रीति चोपड़ा हूं। प्रीति चोपड़ा ने दरवाजा बंद करते हुए और चलते हुए थोड़ा कांपते हुए कहा। प्रीति चोपड़ा के अंदर आने और खुद को प्रस्तुत करने के बाद अर्जुन मेहता ने उसे ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर थी, अच्छी काया के साथ, और उसका कार्य परिधान एक पेशेवर महिला के आकर्षण को उजागर करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि होटल में ऐसी उत्कृष्ट महिला होगी। लॉबी मैनेजर होना उसकी प्रतिभा का थोड़ा अपव्यय लगता था। मैनेजर प्रीति, काम के घंटों में बिना अनुमति अपनी पोस्ट छोड़ना और बिना बताए भी तुम्हें लॉबी मैनेजर का पद कैसे मिला? अर्जुन मेहता ने कुछ सख्ती से पूछा। प्रीति चोपड़ा और घबरा गई जब अर्जुन मेहता ने तुरंत उससे सवाल किया। इन वरिष्ठों से निकलने वाली आभा उसे अभिभूत कर रही थी, लेकिन उसने फिर भी समझाया, मुझे खेद है अध्यक्ष अर्जुन, मैं इस बार बिना अनुमति होटल छोड़कर एक ग्राहक के साथ गई थी। एक ग्राहक के साथ? हमारा होटल कब से लॉबी मैनेजर को ग्राहकों के साथ जाने की आवश्यकता रखता है? क्या ये होटल की जरूरतों के लिए था या क्योंकि तुम व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से जुड़ना चाहती थी? अर्जुन मेहता ने तीखेपन से कहा। वह ऐसी महिलाओं को समझता था जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ना चाहती थी, किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य हासिल करना। स्पष्ट रूप से उसे लगा कि प्रीति चोपड़ा उनमें से एक थी। शुरुआत में जब उसने प्रीति चोपड़ा को देखा तो उसका उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन जब उसने सुना कि वह एक ग्राहक के साथ गई थी तो उसने तुरंत मान लिया कि प्रीति चोपड़ा वैसी महिला थी, क्योंकि वे अक्सर वह खेल खेलती थी। ग्राहकों के साथ जाना मतलब उनके साथ खाना पीना और यहाँ तक कि सेक्स भी। अध्यक्ष अर्जुन, आप मुझे सजा दे सकते हैं, आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन कृपया मेरा अपमान न करें। आज श्रीमान राज एक कार खरीदना चाहते थे और उन्होंने वहां एक कार चलाई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कार वापस लाने में मदद मांग की। श्रीमान राज हमारे होटल के वीआईपी भी हैं, इसीलिए मैं गई थी, प्रीति चोपड़ा ने कुछ गुस्से से कहा। प्रीति चोपड़ा को गलत लगा। अर्जुन मेहता ने उसे पूरी तरह से एक ऐसी महिला के रूप में देखा था जिसे पैसे से खरीदा जा सकता था, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। कम से कम उसका शरीर अभी भी साफ था। वह इस साल 27 की थी और इस प्रलोभन भरे समाज में उसके जैसी सुंदर महिला के लिए प्रलोभन का विरोध करना और इस बिंदु तक बने रहना आसान नहीं था। श्रीमान राज कौन है? अर्जुन मेहता ने पूछा। वे वही वीआईपी होने चाहिए जिन्होंने कल 10 करोड़ रुपये जमा किए थे, इस बार रोहित पांडे ने जवाब दिया। वह अभी कहाँ हैं? श्रीमान राज अभी निजी कक्ष 3 में भोजन कर रहे हैं, इस बार प्रीति चोपड़ा ने जवाब दिया। चलो हम इस वीआईपी से मिलने जाएंगे और देखेंगे कि मैनेजर प्रीति ने जो कहा वह सच है या नहीं। अर्जुन मेहता ने बोलना समाप्त किया, खड़ा हुआ और कार्यालय से बाहर चला गया। रोहित पांडे और प्रीति चोपड़ा जल्दी से उसके पीछे चले